नहीं नहीं, इमरान अंसारी नहीं है, डॉक्टर साहब है एक। मुर्गे को कच्चा खा रहा है, ऐसा अरे घोड़े का खून पी रहा है। तो वो मन्नू को मैं डोगा के साथ देखता हूँ। और उस जमाने में ना टीवी होता था ना सोशल मीडिया होता था। जी, शोहाब इज वन ऑफ द गाइज who has never been interviewed by anyone. हमारे पास आज क्या लैकिंग है या कि हम नए रीडर्स नहीं ला पा रहे हैं वही एस्टेक्स इस टाइम पे मैंने लास्ट जो बिडिंग देखी थी, इसकी बिडिंग देखी थी, एक कॉमिक 25,000 रुपया। इनका वो बीबीसी का राइटअप या इंटरव्यू भी आपने शेयर करा था, राइट? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। बस हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी कॉमिक्स हैं। उनके पास सीएम मिटांकर की पूरी कॉमिक्स का एक कलेक्शन है, उनके पास सुखवंत कलसी की कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन है, उन्होंने अनुपम सिन्हा की कलेक्शन पूरी रखी हुई है। 2011 या 12 के आसपास मैं ऑर्कुट पे था, तो ऑर्कुट पे सागर राणा भाई को जानते होंगे शायद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनआरआई स्टूडियो पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमिक्स फैन की जो सही में सुपर फैंस का तमगा डिजर्व करते हैं। इनके नॉस्टैल्जिया और ज्ञान से भरपूर पोस्ट आपने फेसबुक ग्रुप्स पर देखे ही होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर जाएं और उन आर्टिकल्स को चेकआउट करें। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट रोहित शर्मा भाई जी का। हेलो रोहित भाई, वेलकम टू द हाय हाय पॉडकास्ट। रोहित भाई। हाय हाय। सो एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं वैसे नाम देख रहा हूँ पर दुग्गल साहब का नाम सुन के बिल्कुल बिल्कुल। आगे दुग्गल साहब याद आ गए। तो रोहित भाई, मेरा नाम है अमित रावत और मैं अभी कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में हूँ, ओके। लाइक वर्क वीज़ा पर। और बाकी लोग भी बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ और आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। रोहित भाई, मेरा नाम अंशुल है। मैं टोरंटो से हूँ। अरे वाह, रोहित भाई, मेरा नाम प्रसन्नजीत है, मैं भी कैलिफोर्निया में ही हूँ। अरे वाह, और बाकी तो फेसबुक में हम लोग टच में थोड़ा बहुत रहते ही हैं, बिल्कुल रहते राइट? हैं। आपके पोस्ट वगैरह हम देखते रहते हैं। तो मेरा नाम रोहित है। मैं पहले दिल्ली में था काफी सालों तक, मतलब बचपन से दिल्ली में रहा। अभी बीटी ज्वाइन किया ब्रिटिश टेलीकॉम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो बेंगलोर में आ गया हूँ थोड़े से कॉमिक्स के साथ, और बस तो यहीं के मौसम से और एडजस्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है काफी। सो आप बच्चे के रूम में बैठे हो क्या? आपके पीछे का जो पर्दा देख रहे हैं ना, वो मेरी बेटी का है। अच्छा अच्छा। आइए अपनी बेटी से मंगाता हूँ आपको। हेलो हेलो। इसको भी कॉमिक्स का शौक मैंने डाल दिया है, तो मत अरे अरे सोचिए। वाह, very nice to see young kids reading comics. Yeah. So that's a good thing which I had inherited from my father. My father used to be a voracious reader. Like he used to read a lot of books. He was in Air Force, so like he was reading Reader Digest. अभी और बहुत सारी किताबें पढ़ते थे वो, तो उनसे हमें, मैं और मेरा भाई गए। और बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। जैसे एक बार हम लोग बुक फेयर गए थे 1984-85 के आसपास। बुक फेयर था दिल्ली में, और दिल्ली के बुक फेयर में हम लोग जब गए तो मैं और मेरा भाई को मेरे फादर ने दिए कुछ उस हिसाब के, सब के हिसाब से 200-250 रुपया कि भैया किताबें तब गए ना आपने लिए। और हम लोग बहुत ज्यादा है वो। बहुत ज्यादा समझते थे। राइट, हम लोग पैदा भी नहीं हम हुए। लोग, और हम लोग किट बैग जो होता है जिसमें क्रिकेट सामान रखते हैं, वो ले गए थे। पहले घुसते ही हमको दिखा मधु मुस्कान का एक काउंटर। उस टाइम मधु मुस्कान काउंटर था बुक फेयर में, और वहां बबलू पड़ा हुआ था। उसके बाद बहुत हमने तो मतलब पूरा बैग भर के गए थे उसके अंदर। और फिर उसके बाद खैर फादर ने कुछ नहीं कहा, उनके हिसाब से हम कुछ कॉमिक्स और कुछ बुक्स ले आए थे उनके हिसाब से भी, तो अच्छा था। लेकिन उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक था, तो हमें भी उनसे किताबें पढ़ने का आगे एक वो मिला। शुरुआत मेरी जो हुई बचपन में, तो आसपास की दुकानें थी, छोटा दिल्ली में, बट छोटी छोटी कॉलोनियां होती थी। वहां पे एक बख्शी साहब थे, तो बख्शी साहब की दुकान पे जाते थे हम लोग, और कॉमिक्स का ढेर होते थे। मनोज कॉमिक्स, मनोज चित्रकथा, इंद्रजाल वगैरह सब। और मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता था, मैं वहीं बैठ के 2-4 कॉमिक्स पढ़ लेता था। और फिर वो पंजाबी थे तो अपने एक अंदाज में कहते थे, ओए की कदा पे आए खत्म नहीं की कॉमिक्स। और तो उतनी देर में हम एक कॉमिक पढ़ के और 2 कॉमिक्स ले आते थे उधार पे, मतलब उस पे किराए पे। और काफी
उससे बहुत फर्क पड़ा। धीरे धीरे हमने कॉमिक्स जानना शुरू की। सबसे पहले हर एक की तरह शुरुआत चाचा चौधरी से हुई। चाचा अच्छा। चौधरी के बाद फिर धीरे धीरे मनोज चित्रकथा थी तब, मनोज चित्रकथा देखी। फिर इंतजार बीच में आई, तब इंतजार फैंटम और मैंड्रेक वगैरह छाप रही थी, बस शायर छाप रही थी वो, बस शायर आ गया था उस टाइम तक मैंड्रेक के साथ। मैंड्रेक और फैंटम खैर शुरुआत से ही आ गए थे उनके। उसके बाद बहादुर आ चुका था और बहुत सारे ऐसे वो आ चुके थे। मतलब काफी सारे कैरेक्टर्स आ चुके थे। डायमंड कॉमिक्स को आए हुए लगभग 5 साल हो गए थे। 1980 में डायमंड कॉमिक्स शुरू हुई थी, तो 4 साल हो गए थे। और डायमंड कॉमिक्स वालों का मतलब शुरुआत हम चाहते थे उसके फगादे सिंह से, जो मेरे को वो कहेगा एक इंटरेस्ट आया। तो उसके बाद तो फगादे सिंह की तो हमने सारे को पढ़ेगा। आपने मेरे देखा कि मैं बहुत ज्यादा फगादे सिंह के बारे में, अरे मतलब आपके लिए वो स्टार वॉर्स है, मतलब स्टार जिस वॉर्स है। तरह मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक हुसैन जामीन साहब है जो बबलू बनाते थे। राइट मेरे लिए एक आर्ट बना के दिया है, ब्यूटीफुल, उनके साइंड आर्ट। सही है। हाँ। रोहित भाई आपने वैसे तो स्टार्ट कर ही दिया आपका शुरुआती दिन, बट बेसिक क्वेश्चन मेरा जनरली ये रहता है कि विच एज, मतलब कौन सी एज में आपने सबसे पहले बुक पढ़ना स्टार्ट किया, एंड कौन सी किताबें थी वो जहां से स्टार्ट किया? यू मेंशन चाचा चौधरी, बट मैंने 6 साल का होगा तो मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था। और सबसे पहले कॉमिक्स हर एक की तरह, क्योंकि चाचा चौधरी बड़ी आसान थी, छोटे छोटे उसमें अच्छा उसका कवर होता था। तो मेरा भाई मुझसे बड़ा था 2 साल, तो वो 8 साल का, तो वो लेके आया चाचा चौधरी कॉमिक्स और मैं चाचा चौधरी से पढ़ना शुरू किया। चाचा चौधरी जो है वो एक बेस बना मेरे लिए, क्योंकि इसका ह्यूमर बहुत आसान होता है, मतलब समझना। उसके बाद से फिर आगे मधु मुस्कान के अंदर पढ़नी शुरू करी। मधु मुस्कान जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि चाचा चौधरी जो है, और उसी दौरान पढ़ते गए हम, मतलब साथ साथ में। उनकी दुकान में सब कुछ रखता था वो, ऐसा नहीं था कि दुकान में सिर्फ चाचा चौधरी डायमंड रखा था। तो हमने कभी देखा कि आज ये नहीं मिल गए तो आज ये उठा लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल से। रोज जाते थे हम, रोज हमारा फिक्स था कि एक कॉमिक भाई एक कॉमिक भाई आते थे, तो रोज जाते थे। तो 6 साल से पढ़ना शुरू किया और चाचा चौधरी मेरी पहली कॉमिक थी। तो ये आपने जो जैसा बताया ना, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि आपका टाइम ही था बेसिकली, ये 80s 90s की बात कर रहे हैं आप। गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स, गोल्डन एज, राइट? क्योंकि मैं 90s बॉर्न हूँ, ठीक है? तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो सिर्फ हर राज पॉडकास्ट कॉमिक्स में इनको ये हाईलाइट करना जरूरी है ना अंशुल भाई, कि ये छोटे हैं, उम्र बहुत कम है। नहीं तो हाँ, मतलब मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल जो जुड़े हुए हैं 90s वाले, आई थिंक कुछ लोगों को पता है वो चीजें, बट मेरे लिए काफी नई थी। जो मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ ना, ये डाकू पान सिंह हो गया, मोटू पतलू की हिस्ट्री हो गई, जो आज कार्टून देखते हैं उससे काफी डिफरेंट था ये, है ना? ये सब चीजें जब मैं जानता हूँ तो मेरे काफी इंट्रूजिंग होता है मेरे लिए कि उस टाइम पे ये सब कॉमिक्स बिकती थी इतनी मात्रा में। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो सिर्फ राज कॉमिक्स ही मिलती थी या ज्यादा से ज्यादा चाचा चौधरी मिलता था। तो जब आपने ये देखा, आपने तो सारा ही टाइम पीरियड देखा है, तो कैसा था मतलब वो ट्रांजिशन की पहले मिलती थी फिर कम हो गई, तो मतलब उसके बारे में आपका क्या टेक है? पता नहीं, मतलब मैंने 90s तक कॉमिक पढ़ी है। और जब मैंने शुरू किया, जब मैं छोड़ना शुरू किया, मतलब कॉलेज और मतलब वो स्कूल के टाइम में कैसा होता है कि आप साइंस आ जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाने लगते हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई का थोड़ा पैसा तब थोड़ा सा हमने छोड़ा। बट तब तक ध्रुव बहुत अच्छे से आया था। ध्रुव अनुपम सिन्हा ने शुरू कर दिया था, मतलब 94 के आसपास बात होगी। तो ध्रुव के काफी कॉमिक्स आ चुके थे, लेकिन ध्रुव उस स्टेज में नहीं गया था जिसपे वो 2000 के आसपास गया है कि एकदम मल्टी यूनिवर्स। और वो ध्रुव बेसिक स्टोरीज, बहुत ही आसान 32 पेज की एक कॉमिक, जिसके अंदर आप सिंगल शॉट कॉमिक होती थी, मैक्सिमम दो वो। उनका एक स्प्लैश स्क्रीन होता था, पहला पेज हमेशा स्प्लैश पेज जाता होता था उनका। उस स्प्लैश पेज के अंदर बहुत ही बढ़िया सा उनका एक कॉमिक के बीच का एक पेज निकाल के कई बार लगाते थे वो, कि जब जिसमें जैसे मुझे याद है रोमन हथियारा में ध्रुव के यहाँ पे तलवार रखी है उसने, रोमन हथियारा, तो वो उसका फ्रंट पेज था। तो यू गेट इंटीग्रेटेड बाय ऑल दिस स्टफ के अंदर क्या होगा। दैट वाज सिंपल टाइम्स, सिंपल स्टोरीज। मैंने जो सबसे पहले 3 पेज कॉमिक पढ़ी थी वो थी फगादी सिंह की एक, जिसमें भारत
उनका जो रोबोट होता है वो बेसिकली विद्रोह कर देता है, एंड दैट वाज लिटरली अराउंड 80s के अंदर कॉमिक्स में ऐसा डालना और उस कॉमिक का भी इतना चलना सिग्निफाई करता है कि लोग शायद बाहरी कॉमिक्स नहीं पढ़ते होंगे, अपना मीडिया नहीं था कि लोग ये कह पाए कि भाई तुमने कॉपी किया है कहीं से। हमारे पास एक्सपोजर भी नहीं था ना, स्टार ट्रैक और इन सब का एक्सपोजर भी नहीं था, हमारे लिए तो वही बेसिक था। सिग्मा आता था एक शायद हाँ, बाद में, तो 90s में आता था, वो तो 90s में आता था सिग्मा, तो उससे में कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो हम जो पढ़ रहे थे यही बहुत अच्छा एक साइंस फिक्शन है, तो उससे मतलब बहुत ही एक अच्छा पीरियड था वो 90s का। आई थिंक 94 तक, 94 95 उसके तक बाद मैंने केबल आ गया ना, केबल आ गया, उसके बाद वीडियो गेम्स मैंने भी खेला। वीडियो गेम मैं बहुत शौकीन रहा हूँ, मेरे पास बड़ी वाली वीडियो गेम्स की शॉप पे जाके मैंने खूब खेले हैं वीडियो गेम्स, लेकिन रीडिंग का वो चलता रहा था। लेकिन फिर कॉलेज गए, उसके बाद तो थोड़ा सा फिर कम हो गया। तो उसके बाद फिर अभी हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस अगेन, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। आई थिंक 2011 या 12 के आसपास मैं ऑर्कुट पे था, तो ऑर्कुट पे सागर राणा भाई को जानते होंगे शायद सब लोग, उनके अपलोड्स, तो मैंने ऐसे ही ऑर्कुट में इधर उधर करते करते कॉमिक लिखा मैंने, और कॉमिक से कुछ कॉमिक है, हिंदी कॉमिक्स। मुझे लगा यार इसका मतलब मेरे जैसे कुछ और बूढ़े लोग जिंदा हैं जो ये कॉमिक पढ़ चुके हैं, जिनमें कि शायद खूनी दानव करके एक आती, बहुत अमेजिंग उनका एक खूनी दानव करके कॉमिक आई थी, वो भी थी। तो मैंने कहा यार ये तो उनके स्कैन्स भी थे उसके अंदर, और वो पूरी पूरी कॉमिक डालते थे उस टाइम पे। और ये 3 लोग थे, गौरव भाई थे, सागर राणा भाई थे, और एक दो दोस्त और है, प्रभात भाई। ये उनका ही ये सब उनका चल रहा था बैकग्राउंड में, वो ऑर्कुट पे डालते थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और बीच में ब्रेक आया, ऐसा ही नौकरी चलती रहती थी। उसके बाद शाहिद अंसारी करके एक बंदे, तो उनसे ऑर्कुट से फेसबुक पे आ गया, जब ऑर्कुट बंद आया कि फेसबुक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी में ग्रुप में गए, वहां पे शाहिद अंसारी हैं, दरियागंज में रहते हैं अब दिल्ली में। उन्होंने अपने कुछ मधु मुस्कान डाली, और मधु मुस्कान का मैं बहुत बड़ा कीड़ा हूँ, तो मैंने मधु मुस्कान देखी, बबलू और ये सब की कॉमिक्स, तो मैंने और भाई ने एकदम खरीदते गए उस पे। तब ज्यादा कुछ ऐसा कंपटीशन था, हम करते गए, बाय 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 करते गए, और हमने आई थिंक 2015 के आसपास बहुत सारे कॉमिक्स का लिया। और तब मधु मुस्कान कॉमिक मुझे पड़ी थी, कॉमिक 200 रुपए की एक। बहुत सारी गया था, अभी पड़ी हुई है बस, अब वो मैं सारी स्टोर करी हैं। अच्छा हुआ ये नहीं कि मैंने सारी कॉमिक्स रेंट पड़ी, रेंटल वही कॉमिक्स का कभी बस रहा भी नहीं ऐसा। तो मुझे भी था गया कॉमिक्स कैसे इकट्ठी करें, तो जब मैंने देखा मैंने कहा 200 रुपया तो नॉट बैड है डील, उस टाइम अच्छा कमा रहे थे, तो बहुत सारा 8-10 हजार रुपए का तो कॉमिक उठा के गए थे हम उनसे, उनके घर गए, उन्हें और भी दिखाया। फिर उसके बाद से फिर मैं कॉमिक पढ़ता था, बस कॉमिक में सारी पढ़ता था, जो भी गया वो वापस पढ़ता था, लेकिन मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं किसी फेसबुक की पोस्ट पे पोस्ट करूं। लेकिन फिर बट जैसे रोहित भाई राइट, हम लोग तो तब भी 200 रुपए देके रीप्रिंट ले रहे हैं राइट, आप तो पुराने वाले कॉमिक से ही ले रहे होगे ना राइट, जिस भी कंडीशन में मिल रही हो आपको राइट, बट आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया है कि आपको वो नहीं लगा। मतलब मेरा सवाल ये था कि आप मधुर मुस्कान ली ना, मधुर मुस्कान तो मतलब रीप्रिंट भी नहीं हो गया, एंड इट्स लाइक उस जमाने में इट वाज क्रेजी स्टफ। मधु मुस्कान, मनोज चित्रकथा वगैरह उस टाइम तक पढ़नी हुई। मनोज चित्रकथा अभी कुछ कॉमिक इंडिया वाले शुरू करी है, अभी 1-2 साल पहले। मधु मुस्कान नहीं आने वाली है, लेकिन कभी नहीं आएगी, वो दीपक एग्जैक्टली कर दिया है। नहीं, और मतलब ये तो जब हिस्ट्री जैसे इनके और हेमेंद्र भाई के आर्टिकल्स आते हैं ना, तो 1960-70s की हिस्ट्री वाले आर्टिकल आते हैं राइट। पैसे के मतलब पैसों में बिकती थी तब कॉमिक्स राइट, तो मतलब मेरा हमेशा यही लगता है कि इनके पास आए कहाँ से ये खजाना उस टाइम का राइट। मैं बताता हूँ, अभी धीरे धीरे हमने क्या किया, हम फिर मैं और हेमंत भाई वगैरह हम लोग सेगर्स के पास जाने लगे। तब सेगर्स आ रहे थे उस टाइम पे मार्केट में, 2015 के बाद सेगर्स आ गए थे मार्केट में, और वो बेच रहे थे कॉमिक्स को। तो कुछ कॉमिक्स तो मुझे पता था, मैं लोग उस टाइम में थे राज और मनोज के ज्यादा, मैं डायमंड और दीवाना उठा रहा था उस टाइम पे। डायमंड मैंने बहुत उठाई उस टाइम पे, डायमंड कॉमिक्स का मैंने पूरा डायमंड नंबर 1 से 300 तक
जो है दैट इज गोल्ड माइन। वो 300 जो नंबर्स हैं डायमंड नंबर 1 से 300 तक, वो गोल्ड माइन है पूरा पूरा। उसके अंदर उसके बाद का उनका थोड़ा सा वो भी आएंगे, उसके ऊपर आएंगे, पर वो इतना अच्छा नहीं था, बट ये गोल्ड माइन था। तो उठाना शुरू किया धीरे धीरे, कभी कभी 200 500, फिर धीरे धीरे कम भी होने लगा, क्योंकि मेरे से और भी लोग आने लगे, हेमंत सुधीर भाई आने लगे और खरीदने लगे। बट हाँ, उसके बाद अब नाउ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट एनी कॉमिक, डिसेंट कॉमिक इन अ डिसेंट प्राइस। बहुत मुश्किल यस, इट्स मार्केट इज सैचुरेटेड, राइट? मतलब सब लोग ले चुके हैं जिन्होंने लेनी थी, और आई थिंक ये फ्रॉड भी ज्यादा होने लगा है आजकल, जो मैं फेसबुक पे देखता हूँ। अब कोई बेच भी नहीं रहा है। अब नोबडी इज गोइंग टू सेल, क्योंकि मैंने अपनी एबी कॉमिक आज तक कभी ऐसे सेल करने के ना रखी है। डबल भी आता है कभी कभी, तो मैं रख लेता हूँ, कोई बात नहीं, किसी को गिफ्ट कर देता हूँ, बट आई नेवर सेल दिस कॉमिक एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस कॉमिक्स जब तक मुझे लगता है कि हाँ यार। तो रोहित भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि ये सब तो आपने ले ली कॉमिक्स और पढ़ते भी होंगे आप, बट आप हम लोग को तो जस्ट जो मैं जाता हूँ तो वो मैं कभी भी बाइक नहीं लेता। अच्छा, 100 कॉमिक नहीं लेता, हमेशा एक दूर को मंगाता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, फिर रखता हूँ पैक करके। तो उसमें मेरा सवाल ये था कि हाँ, आप दिखाइए। ये देखिए, एक ये दिखाते हैं आपको। ये कॉमिक है, खुशवंत कल साहब ने ऐसी 6 कॉमिक्स टोटल निकाली थी, 6 कॉमिक्स राहुल के नाम से 1992 में, और बस 6 कॉमिक निकाल पाए वो। अच्छा। तो 6 कॉमिक के बाद उनका ही पब्लिकेशन बंद हो गया। तो मैं इनको ज्यादातर ऐसे ही, एक ये महाभाई कॉमिक्स आया था धूमकेतु, सुरेंद्र सुमन जी का वो है इसमें। अच्छा। तो इस तरह से बस इकट्ठा करता गया। अनुपम सिन्हा जी का मैंने काफी शुरू को काम में पढ़ा था कि अनुपम सिन्हा जी ने डायमंड बनाया है, बट फिर हमने क्या किया, एक ब्लॉग था, हसन जहीर भाई हैं एक, शायद किसी नाम सुना होगा आपको, उनका एक ब्लॉग था। वो ब्लॉग में अपने कॉमिक्स का पूरा कॉमिक डालते थे वो डाउनलोड के लिए, और पूरा स्टोरी लिखते थे वो कि इस कॉमिक क्या था। मुझे वो बड़ा अच्छा लगने लगा, तब मुझे लगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग इस बारे में बात भी करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कीजिए। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। उसके बाद आलोक शर्मा भाई मिले मुझे वहां पे, वहीं से गेम पूरा पढ़ रहे थे। दो लोग मिले मुझे, 3 लोग मिले मुझे, रमीन खान, आलोक शर्मा और हेमंत भाई, और अभी चौथे हैं सुधीर ठाकुर जो बेंगलोर में आते हैं। तो ये 4 लोग हैं जिनको मेरी तरह कॉमिक्स पढ़ने के साथ साथ उसके पीछे जाने का भी शौक हुआ। पहले मुझे तरह गया ठीक है, कॉमिक नॉस्टैल्जिया है, पढ़ा और खत्म हो गया। फिर जब मैंने हेमंत भाई से बात करी, रामीन भाई से बात करी, तो उन्होंने, रामीन भाई की तो फेमस खास बात ये है कि उन्होंने कॉमिक्स को आर्टिस्ट के वाइज पे स्लॉट कर रखा है, और उनके पास हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी कॉमिक्स हैं। उनके पास सीएम विटांकर की पूरी कॉमिक्स का एक कलेक्शन है, उनके पास सुखवंत कलसी की कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन है, उन्होंने अनुपम सिन्हा की कलेक्शन पूरी रखी हुई है। आई थिंक अगी ध्रुव, अब तो बहुत आगे, तो उन्होंने अगी ध्रुव तक सारा, जिसमें उनका शुरुआत होती है अंकुर से। अच्छा। कॉमिक अनुपम सिन्हा ने अंकुर में इंस्पेक्टर जगदीश करी थी, 3-4 पेज का आता था उसके अंदर। उसके बाद उनको उससे पहले उनको मिल गई थी ताऊजी, जो ताऊजी उन्होंने कार्टूनिस्ट आर्ट में करी। करेक्ट। उनके 4 तो ताऊजी कॉमिक आए जो कार्टून आर्ट में किया उन्होंने। उसके बाद उनको फगादे सिंह में गया। फगादे सिंह में उन्होंने अपना प्रॉपर परमाणु बम के चोर नाम की कॉमिक आई थी, उससे उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने अपना जो एक कपल टाइप का जो बनाते थे, मतलब एक मस्कुलर गाय, उसको उन्होंने फगादे सिंह में गाना शुरू किया। फगादे सिंह की उनकी 5 कॉमिक्स आई थी, और उसके बाद उन्होंने फिर चित्रभारती में आए। चित्रभारती में उनकी सबसे पहली कॉमिक थी, मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये उसमें आए। उसमें इन्होंने कहानी भी अपनी लिखी, पर आर्ट भी अपना था इनका। पहले, इससे पहले वो कहानी किसी और की होती थी, आर्ट इनका होता था। फिर ये कपिल उन्होंने शुरू किया, कपिल
चॉकलेट में आया, उसके बाद चॉकलेट करके एक चित्र भारती के अंदर चित्र वो आती थी। तो इस तरह से इन्होंने शुरू किया। तो ये सब मुझे रमीन खान भाई से पता लगा, तो मुझे कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया। फिर हमें पता लगा कि मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं, जिनमें सिन्हा जी तो थे ही थे, हुसैन जामीन जी थे, सुखवंत कलसी जी थे। तो उनसे हमने फेसबुक पे कांटेक्ट किया, बातें करी उनसे। हुसैन जामीन जी से मिला भी मैं, उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं चल रहा था, तो हम थोड़ी उनकी हेल्प करने की कोशिश करी हमने। हम सब दोस्तों ने मिलके उनके कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया, जिसमें वो प्राइज के रूप में ऐसे वो बनाते थे, आर्ट बना देते थे लोगों को, और इस तरह से उनका। बट ये हेमंदर भाई, आलोक शर्मा भाई से मुझे ब्लॉग वगैरह बनाने का समझ में आया कि कैसे कहानी के पीछे जाया जाए। तो बस वहीं से शुरू हुआ। फिर हमें चित्रकथा में इंट्रोड्यूस किया एज अ मॉडरेटर, फिर चित्रकथा में मॉडरेटर बन के जो आने लगा कि भाई ये ऐड देना है मुझे, सबको डिक्लाइन। एक भी नेगेटिव कमेंट या एक भी किसी का ऐड, पब्लिकेशन का ऐड नहीं देख पाएंगे आप। पूरा का पूरा चित्रकथा ढूंढ लीजिए, चित्रकथा ग्रुप जो है ढूंढ लीजिए, उसके पीछे वी ऑल एग्री इट्स अ क्वालिटी ग्रुप। एंड मेरा क्वेश्चन आपने एक्चुअली आंसर कर दिया। मेरा क्वेश्चन वही था कि ये आर्टिकल लिखने का कीड़ा कब घुसा कि मैं लिखता हूँ कुछ और हिस्ट्री बताता हूँ लोगों को, क्योंकि ये मेरे पास 16-17 में जब मैंने कॉमिक्स पढ़ के उसके अंदर जाने की कोशिश करी कि भैया इस आर्टिस्ट को कैसे लगा होगा, उनके पीछे की। हमने ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, जो अभी भी चल रहा है, कॉमिक क्लब के नाम से ग्रुप है। उसमें सिर्फ 25 लोग हैं बस, जैसे सुपर 30 होता है वैसे सुपर 25 लोग हैं उसमें। उसमें रजत मिश्रा हैं, और उसमें आलोक भाई आते आते रहते हैं, बाकी उसमें रामीन खान है, हेमंत भाई हैं, और मैं उसका मॉडरेटर हूँ और एडमिन हूँ, और बस उसमें हमने ज्यादा वो गिरते भी नहीं है, सिर्फ 25 लोगों को ग्रुप बना रखा है। और उसमें हम ये डिस्कशन करने शुरू करी। फिर मैं उसमें आर्टिकल बनाने शुरू किए, नागेश मिश्रा भाई हैं उसके अंदर, तो उनसे बातें करी हमने कि उसको फ्रेम करना शुरू किया, आर्टिकल बनाना शुरू किया। तो मुझे कहा यार काफी अच्छा बात है कि हम जो सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोगों को समझने को मिले। मतलब जी, आपने पढ़ लिया और अच्छा है, लेकिन नॉस्टैल्जिया सिर्फ नॉस्टैल्जिया के इतना रहेगा तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अमित भाई ने उस दिन शायद किस पान सिंह के ऊपर कहा था कि पान सिंह नहीं देखी। जी बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं ऐसे लोगों को बता पा रहा हूँ कि कौन सी कॉमिक्स थी, लोग बता पा रहे हैं हमारे पास कौन सी कॉमिक है। तो एक मीडियम बने कीड़ा चित्रकथा में आने पे ही शुरू हुआ। उससे पहले तो बस 2-4 वर्ड लिख दिए यहाँ वहाँ की, आज ही कॉमिक की प्राप्ति हुई, आज इसकी प्राप्ति हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस फेज में हम अभी हैं वो आप पार कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग अभी वो पढ़ के भूल जाने नॉस्टैल्जिया है करके उस वाले में है। एंड आप थोड़ा उससे आगे आ चुके हैं और आप एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को। तो इस पे शायद मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि एक जो कम्युनिटी है, वैसे भी कम्युनिटी बहुत छोटी सी, अभी बहुत लोग बातें करते हैं इस बारे में कि लाखों कॉमिक बिकती थी, क्यों नहीं बिकती। आज कॉमिक्स पे सिर्फ 500, 1000, 5000 क्यों बिकते हैं, नए पब्लिशर क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि इस कम्युनिटी छोटी बहुत हो चुकी है। अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो वही जितने ग्रुप्स हैं, जैसे हमारा ग्रुप देख लीजिए, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप वेयर डिस्कस कॉमिक्स देख लीजिए, चाहे और भी आए थे। आई थिंक मैं ज्यादा ग्रुप में आ रहा नहीं, बट एक कोर करके आया था, कौन सा आया था, कोर भी था, हाँ जी कोर भी था, कोर है। वही लोग हैं जो ग्रुप डिस्कशन में हैं, और एक्टिव लोग सिर्फ गिन के 200-250 लोग हैं जो एक्टिव है, और टोटल रीडर जो होगा मेरे हिसाब से वो 2000 से ऊपर एक्टिव रीडर नहीं है इस टाइम पे। तो 2000 में ही गेम खेल सकते हैं हम सिर्फ। और नया कुछ लाना हो तो समझ नहीं आता मुझे में कि किस तरह से क्या करेंगे वो, क्योंकि अमर चित्रकथा वगैरह थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी को चित्रकथा से पढ़ने का शौक है, लेकिन अभी 8 साल की है। उसके ऊपर के जो बच्चे हैं जो 15-14 हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अब even they would be like to read Raj, even the new Avatar, maybe not Bullseye, they won't be able to check with it. Mythology में उनका बहुत इंटरेस्ट रहा नहीं है. They read a lot of DC and Marvel. और ये DC Marvel मुझे कभी भी, मैंने
पढ़ी भी नहीं डीसी मार्वल, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे बहुत ही बोलता था कि यार सिर्फ 32 पेज के अंदर शुरू कहाँ हुई खत्म कहाँ हुई समझ नहीं आता था, जो थोड़ी बहुत पढ़ी भी मैंने। हाँ, फेवरेट मेरा इंग्लिश या फ्रेंच बेल्जियन बोलूंगा तो एस्ट्रिक्स और टिंटिन ही रहे हैं। मेरा क्योंकि हिंदी में आ गया था तो मैंने हिंदी में वो 6 के 6 पढ़ पा रहे थे मैंने जब आए थे तभी। I think जीत भाई can relate to you. He is also like RC buff और अभी I think बाकी publication में, but mostly he reads Indian comics. मतलब क्योंकि ऑलरेडी जैसे भाई रोहित भाई ने बताया ना कि लोग ही कम है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो वो 200 में से 199 हो जाएंगे, राइट? हो जाएंगे। तो और दूसरी बात ना, जैसे एस्ट्रिक्स का इन्होंने कहा, इनका वो बीबीसी का राइट अप या इंटरव्यू भी आपने शेयर करा था, राइट? जो पूरा हिंदी में आपकी फोटो भी है फ्रेंच बियर्ड के साथ फोटो लेकर, राइट? एस्ट्रिक्स पकड़ के, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो कब हुआ। और हाँ, तो ये एस्ट्रिक्स का जो इंटरव्यू था, ये ऐसा हुआ कि मतलब मैं ट्विटर पे एक मुझे फ्रेंच शख्स मिल गए, फ्रांकोसो जेवियर, जो फ्रेंच फिल्मों को हिंदी में अनुवाद करते थे और हिंदी फिल्मों को फ्रेंच में अनुवाद करते थे, मतलब वो ट्रांसलेटर थे। ऐसे ही ट्विटर पे मैंने अपना एक एस्ट्रिक्स का पोस्ट डाला और मुझे मिल गए, और क्योंकि वो एस्ट्रिक्स के बड़े फैन थे तो उन्होंने मुझे फिर मतलब मैंने डाला था क्योंकि प्रभात भाई हैं, एक शायद नाम से प्रभात भाई हैं, प्रभात भाई और गौरव गंधेर, इन दोनों ने एस्ट्रिक्स को स्कैन करके रखा हुआ है। स्कैन 6 की 6 एस्ट्रिक्स स्कैन है उनके पास, जो 6 एस्ट्रिक्स आई थी। तो मैंने ऐसे उसकी फोटोग्राफ लगा था एक ट्विटर पे बहुत पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है, ही इज अ फ्रेंच गाय बट ही स्पीक्स एक्सीलेंट हिंदी, और मतलब ट्रांसलेटर तो उसको हिंदी अच्छा बोलता होगा। उनको कॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा शौक है, फ्रेंच कॉमिक्स का। ही वाज सरप्राइज्ड कि इंडिया में एस्ट्रिक्स आई थी। वो उससे सरप्राइज वो ये हुए कि मधु मुस्कान के अंदर नॉट इवन एस्ट्रिक्स, बहुत सारे फ्रैंको बेल्जियन कॉमिक्स, फ्रेंच कॉमिक्स, लकी ल्यूक हिंदी में आया था। लकी ल्यूक का टोटल 4 कॉमिक्स हिंदी में आए थे। लकी ल्यूक एक फ्रैंको बेल्जियन कैरेक्टर है, शायद सबको सुना ही होगा लकी ल्यूक के नाम पर, वो हिंदी में आया था। उसके बाद तार करके एक और कैरेक्टर है, वो आया था टार्जन जैसा। टार्जन जैसा है ना, तार शायद सैवेज। तार इज द होली ग्रेल ऑफ ऑल कॉमिक्स। ये रहा तार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रोहित भाई बिल्कुल लेके बैठे हैं बुक्स, और जैसे ही टॉपिक आता है वो उठा देते। क्योंकि मेरा एक्चुअली में कॉमिक्स एक बैक ऑफ दिस शेल्फ ऊपर रखा हुआ है सारा शॉर्ट सेट करके, तो ऐसा मेरा अभी रैक नहीं बना है, तो इसलिए मैं दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा सारा आज के। तो ये तार वगैरह इस तरह कॉमिक है, तो ही वाज वेरी इंटरेस्टेड देन बिकॉज ही न्यू सम पीपल इन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, तो ही हैड कनेक्टेड, ही हैज डन गैंग ऑफ वासेपुर, उसने फ्रेंच में कन्वर्ट किया था अनुराग कश्यप के लिए। उन्होंने मुझे फिर बुलाया, बताया कि एक बीबीसी की कॉरेस्पोंडेंट है जो ओम बुक्स है, ओम बुक्स हिंदी में एस्ट्रिक्स गा रहा है, उसके लिए लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं, तो क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, बात करा दीजिए। तो फिर उनके पास मेरा फोन आया, बीबीसी हिंदी की जो कॉरेस्पोंडेंट थी उनसे, और करीब 2-3 दिन तक फोन के ऊपर उनसे मेरा कन्वर्सेशन चला। उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स देखे कॉमिक्स के, मन को फोटोग्राफ सेंड किए मेल पे, और उनसे बातचीत हुई। तो वो उनको मैंने हरीशचंद्र सूदन जी के बारे में बताया, जिन्होंने एस्ट्रिक्स को कन्वर्ट किया था। कुछ कॉमिक्स दोनों हसन पाशा जी और हरीश सूदन ने करी थी, और कुछ कॉमिक्स सिर्फ हरीशचंद्र सूदन जी ने करी थी। तो उनके बारे में मेरा इन डेप्थ एक इंटरव्यू हुआ, उसके बारे में जो जैसे बहुत सारी चीजें यूज करी थी एस्ट्रिक्स में। तो ओरिजिनल तो खैर अभी मिलना मुश्किल है, तो मैंने एक उसका छोटा सा सेल्फ प्रिंट कॉमिक निकाल के रखा हुआ है। ओके, नाइस। तो इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने पंजाबी और हिंदी वर्डों का मिक्सचर यूज किया था हसन पाशा साहब ने और हरीश सूदन साहब ने। बहुत ही बढ़िया ह्यूमर था उसका। मतलब एक जगह एक है एस्ट्रिक्स और बड़ी गढ़ाई, तो एस्ट्रिक्स और बड़ी गढ़ाई में
वो ये कहते हैं कि मर जावा गुड़ खा के, क्या रंग चढ़ा है। इट वाज अमेजिंग, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फ्रेंच ट्रांसलेट क्या करे। पंजाबी में मिक्स, बट आप बचपन में पढ़ते थे तो आपको लगता नहीं था कि ये फ्रेंच कॉमिक, आपको पता था कि यार हिंदी में कॉमिक आई हुई है, ट्रांसलेटेड नहीं पता था हमको। ऐसा अमेजिंग कॉमिक। और एस्टेरिक्स का सबसे बड़ा बात ये कि एस्टेरिक्स कहीं पे भी फिट हो सकता है, यू कैन फिट इट एनीवेयर। आप 6 के 6 हिंदी के जो एस्टेरिक्स हैं उनको आप कहीं भी किसी भाषा में डाल सकते हैं और वो उनका ह्यूमर बस ट्रांसलेटर अच्छा होगा, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल फ्रेंच ह्यूमर तो है ही बहुत बढ़िया, लेकिन इंडियन ट्रांसलेटर्स ने ऐसा काम अभी तक नहीं किया है। फिर पुनीत गुप्ता जी ने किया उसको, क्योंकि पुनीत गुप्ता जी के साथ ये बात हुई कि उनका जो स्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, वो वापस जाता है फ्रांस, अप्रूवल के बाद आता है, तो दे वांट अ राइट टू राइट कॉपी कि जैसा फ्रेंच में कहा गया उसका अनुवाद हिंदी टाइप में हो, लेकिन ऐसा कुछ ट्रांसलेशन हो जाए, राइट? हाँ, ट्रांसलेशन मतलब एग्जैक्ट हो, लेकिन हरीश सुदन साहब के पास ऐसा कुछ नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु मुस्कान के जो ओनर है दीपक कपूर, उनके फादर गोवर्धन कपूर थे, जिनका नाम पे गोवर्धन कॉमिक है। अच्छा। तो गोवर्धन कॉमिक वाज सब्सिडियरी ऑफ मधु मुस्कान कॉमिक्स। अच्छा। जो उन्होंने बाहर से जो कॉमिक्स हैं, उन्होंने आर्ची भी लेके आए हैं, वो हिंदी में आर्ची, आज मैं आर्टिकल डालूंगा इसके बाद, हिंदी आर्ची लेके आए हैं वो। तो उन्होंने आर्ची को हिंदी में बहुत सारे कॉमिक्स हिंदी में कन्वर्ट किए है, कि उनका उस टाइम बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, तो 4-5 साल उन्होंने चलाया उसको, जिसमें लियोनार्डो, अगर आप लोगों ने सुना, एक फ्रेंच कैरेक्टर है लियोनार्डो। लियोनार्डो एक बहुत ही फनी फ्रेंच कैरेक्टर थे, उसका भी 1-2 दिन में डालता हूं मैं पोस्ट। उसको हिंदी में लेके आए थे दीपक कपूर साहब। वो एथिक्स वाले आदमी थे, वो खुद गए थे यूरोप, और यूरोप से उन्होंने राइट्स लिए, सिंडिकेटेड राइट्स या जो जिस तरह के राइट्स मिलते थे उन्होंने लिए, और फिर दिल्ली में आकर उन्होंने उनको छापना शुरू किया। Wow, and this is 1980s, right? 1980s 1982 से शुरू हुए थे वो। अच्छा। 82 से 86 तक उन्होंने कुछ 4 साल चलाने की कोशिश करी, पर उतना उनका कोशिश था कि एस्टेरिक्स के पूरे 32 कॉमिक्स कन्वर्ट हो जाए, पर सिर्फ 6 ही आ पाए उस टाइम पे, क्योंकि उतना नहीं चला सक्सेसफुल। प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा थी, 5 रुपए की कॉमिक थी, साइज बड़ा था काफी कॉमिक का एक्चुअल में, बट 5 rupees at that time was a big amount for a comic. So maybe the humor didn't strike with the Indian concept, ऐसा भी हो सकता है, बट हाँ अभी तो ये कॉमिक जो है एस्टेरिक्स, इस टाइम पे मैंने लास्ट जो बिडिंग देखी थी, इसकी बिडिंग गई थी एक कॉमिक 25,000 रुपया, 25,000 for one copy, and people have bought it. Okay. People have bought it. It's not that people have bought it. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे ही था कि आपके आर्टिकल पढ़ते हैं हम, हेमेंद्र भाई के पढ़ते हैं, आलोक भाई भी लिखते हैं, इवन रमीन भाई तो शायद हिस्ट्री ही शायद वो बताते रहे, दिल्ली वगैरह में जो टूर्स वगैरह भी रहता है, आई थिंक हिस्ट्री टूर्स भी करते, तो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, है ना? तो आप लोग और आपका जो ग्रुप भी है 25 लोग में भी जानते होंगे ये सब चीजें जो आप हमें बता रहे हैं, बट जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो थोड़ा 90s बॉर्न किड्स भी है, जिनको ये सब एक्सेसिबल नहीं है आज की डेट में, बट आपके आर्टिकल देख के पढ़ने में मन करे उनको, तो आजकल ये मतलब ये तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इट्स लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, राइट? नहीं प्रभात भाई जो हैं उन्होंने ब्लॉग शुरू किया हुआ, जिसमें उनके पास पूरी इंद्रजाल आपको मिल जाएंगी। अच्छा। पूरी इंद्रजाल। मैं शायद उनसे बात करके एक बार नेक्स्ट साइट में अगर उन्होंने उसको ओपन, क्योंकि वो सिर्फ वही गौरव गंधेर भाई और प्रभात भाई ने शायद आज नहीं, अराउंड जब से मिला था 15 से ही वो कॉमिक्स स्कैन कर रहे हैं। अच्छा। तो कॉमिक्स स्कैन करके उन्होंने जो कॉमिक्स अब पब्लिकेशन में नहीं है, पब्लिकेशन में नहीं है, और अभी तो खैर राधा वगैरह आ गई है तो उन्हें हटा दी है, इंद्रजा कॉमिक्स नहीं है, तो ये दोनों के तो उनके पास प्रॉपर उन्होंने ब्लॉग बना रखे हैं, ब्लॉग के ऊपर हर एक कॉमिक है वहां पे, आप जहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, बट वही है ना, एड देना मना है, तो शायद इसीलिए पता नहीं लगती ये चीजें। ये मैंने देखी कॉमिक मैंने डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल दिया, सेल्फ प्रिंट एज एन एक कंपनी है प्रिंटस्टर, वहां से मैंने उनसे प्रिंट दिया और निकाल दिया।
ठीक है, तो आई थिंक ये लिंक मिलेगा तो आई विल पुट इट इन द जरूर डिस्क्रिप्शन जरूर आल्सो, जिनको मैं पढ़ना होगा अभी तो। हाँ जरूर करेंगे इसके ऊपर बात। और प्रभात भाई, गौरव भाई ने इतना काम किया है इसके लिए कि वो उनके पास ऑलमोस्ट हर रेयर कॉमिक का एक पीडीएफ है उनके पास। और वो पीडीएफ जिनका अब दीवाना तेज है, दीवाना तेज जिनके बहुत सारे पड़े हुए होंगे। तो कुंद कलसी जी ने दीवाना में काम शुरू किया। सबसे बड़ी बात, मैं कुछ बात बताता हूँ आपको एक, कि जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, चाचा चौधरी और सॉरी प्राण साहब, चाचा चौधरी के बाद प्राण साहब, जगदीश भारती जी और सुखवंत कलसी, हुसैन जामीन और अनुपम सिन्हा का भी कुछ कार्टून दीवाने में आए हैं। अगर आपको ये ना पता बताता हूँ, दीवाना में अनुपम सिन्हा के कार्टून छपे हैं। और वो मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था, चित्रकथा में था, अभी उसको शायद यहाँ मैं डालता हूँ अगर नहीं है तो। वो अनुप सिन्हा जी ऐसे खुश हुए थे उसको देख के जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, क्योंकि वो सागर राणा भाई और सुधीर भाई के पास उनके 1974 के जो शुरुआती उनके कुछ स्क्रिप्ट थे वो उनको मिल गए, उन्होंने वो डाले। अनुपम सिन्हा जी इतने खुश हुए थे उस आर्टिकल के अंदर। मेरे 2-3 आर्टिकल जिनके ऊपर अनुपम सिन्हा जी का बहुत बड़े बड़े कमेंट्स हैं। एक मैंने अनुपम सिन्हा जी का चित्रकथा में डाला था मैंने वो आर्टिकल पहले, जिसमें मैंने उनके सारी कॉमिक्स का एक पूरा कलेक्शन दिया था कि इनको कॉमिक्स में काम है। बिसाइड्स आरसी, राइट? मतलब आपने ताऊजी, फौलादी सिंह, राइट, टेकन फॉर ग्रांटेड कि आरसी में तो काम शुरू कर दिया था उन्होंने। उसके अलावा हम आरसी की तो बात नहीं करेंगे, आरसी इज बाय डिफॉल्ट दे हैव डन देयर दैट। सो अदर देन दैट दे हैव वर्कड इन डायमंड, ही हैज वर्कड इन चित्रभाती, then he has worked in Divana for some cartoons, then he moved on to उनका अपना खुद का एक और कॉमिक आया था, उन्होंने एक कॉमिक निकाला था, अरे वजन के साथ निकाला था, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के नाम का एक कॉमिक था, वो भी बहुत रेयर कॉमिक है। जिम्मी कुछ करके है उनका, उसको मुझे एक बार रिकॉर्ड करूंगा तो आएगा मुझे याद, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल डाल सकते हैं हम। वो कॉमिक बहुत उनका वो रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे गया, तो बताया उन्होंने कि वहां पे वो बैठे रहते थे, दुकान टाइप थी उनकी पुरानी दिल्ली में, गुलशन साहब के बाहर, उन्होंने दुकान के बाहर, दुकान मतलब स्टूडियो जो बना के उसके बाहर बैठे थे। 70 की बात है, 79 की, जब उन्होंने पहली बार मिले तो उन्होंने उनको बताया कि ये कुछ कहानियां हैं जिनको तुम क्या आर्ट बना सकते हो। अनुप सिन्हा जी से कहा उन्होंने, सुखवंत कलसी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था गुलशन कुमार जी से, गुलशन कपूर जी से अनुप सिन्हा जी को। तब अनुप सिन्हा जी को उन्होंने ताऊजी दी पहली बार, और ताऊजी के बाद फिर उन्होंने फौलादी सिंह पे काम कराया उनसे। आई थिंक ये आर्टिकल मैंने भी शायद पढ़ा था, और उसमें अनुपम, जैसा आपने बोला, बहुत खुश हो गए थे कि ये अभी किसी ने प्रिजर्व करके रखा है। एग्जैक्टली, उन्हें ऑफर किया गया था कि आप ले लो, उन्होंने मना करा था कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना काम संभाल के नहीं रखा है, मैं शायद खो दूंगा, आप ही रखो, राइट? मैं मतलब कल ही पढ़ रहा था ये सब चीजें, राइट? और मतलब लाइक इवन जब हमने सर का एक्शन फिगर बनाया था ना, हमने वो जो जीवनी लिखी थी उसमें हमने लिखा था कि 14 साल की उम्र में उनका पहला काम था। तो जब उन्होंने वो पढ़ा था ना, तो मतलब सी द फर्स्ट वर्क इज ऑलवेज फर्स्ट वर्क, राइट? फर्स्ट वर्क, राइट? वो कोई नहीं कर सकता। मतलब आई कुड सी हिज एक्सप्रेशन, राइट, एट दैट टाइम। मतलब आज वो जहां है, शुरुआत वहां से हुई थी, लाइक 14 years, लाइक मतलब एंड देन यू शो दैट, राइट? तो मतलब आई कैन इमेजिन कि उनको कैसा लग रहा होगा जब उन्होंने आप लोग के आर्टिकल्स देखा होगा। सुखवंत कलसी साहब का भी स्टार्टिंग का काम कादम्बिनी में अभी सुधीर भाई ने निकाला है। सुखवंत कलसी जी का, सुखवंत कलसी जी से मेरी फोन में बात हुई थी 1 घंटा करीब, मुझसे बात करी, वो बड़े खुश हुए। उनका फेसबुक मैसेज आया कि आप चित्रकथा बड़े अच्छे आर्टिकल थे, क्या हम बात कर सकते हैं आपसे? तो मैंने उनको नंबर दिया आपका, तो उनसे मुझे 1 घंटा बात करी, और उन्होंने जो बात करी उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो भारत नेगी साहब जिन्होंने दीवाना में सिल्वी पीपल बनाया, वो कह रहे मैं उनसे नहीं मिल पाया, बाकी मैं सबसे मिला हूँ। ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ। हुसैन जामीन साहब का काम किया है, अनुप सिन्हा उनके दोस्त रहे हैं। और एक शोहाब जी, शोहाब इज वन ऑफ द गाइज who has never been interviewed by anyone, I think। मुझे नहीं लगता कि किसी
उनका फोटो या उनके मतलब ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा एक वो है। बाकी सुकांत कश्यप जी सबसे मिले हैं, सबसे तो उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। उनसे 1 घंटा बात हुई मेरी। हुसैन जामीन जी से तो मिल के बात हुई, बताया मैंने आप लोगों को शायद। जी जी। तो पूछते कि अभी भी लोग पढ़ते हैं कॉमिक्स। हाँ, हुसैन जामीन जी तो फेसबुक में काफी एडेड हैं एक्टिव आई है। थिंक, और वो काफी एक्टिव रहते हैं। और डालते रहते हैं अपने कॉमिक्स। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं जब कोई उनके बबलू या कोई उनके स्टार्टिंग के कॉमिक्स को आता तो वो बहुत खुश होते हैं। जी जी। एक और आर्टिस्ट थे हरीश एम सूदन साहब, जिन्होंने डैडी जी लिखा मधु मुस्कान में, और उसके बाद उन्होंने अंकल चार्ली बनाया मनोज कॉमिक्स के लिए। अंकल चार्ली डैडी जी जैसा ही था। हरीश एम सूदन साहब आजकल मसूरी में रह रहे हैं, और अच्छा। मेरे ख्याल से वो अपने जमाने के सबसे रईस लोगों में से एक थे। क्योंकि मैंने जब मधु मुस्कान पढ़ता हूँ तो मधु मुस्कान में उनके जो घर है वो एक पुराना बंगला टाइप का है। वो तब स्नूकर खेलते थे 1980 में। डैडी जी जब कोई किसी को स्नूकर होता था तो किसी ने बिलियर्ड्स क्या होता गाड़ी रखते थे उस टाइम। तो उससे पता था कि जब एक थॉट प्रोसेस के पीछे का जो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट ने वो सब जिया हुआ है। क्योंकि हम उनका घर दिल्ली में ही जनकपुरी का एरिया में था। और अच्छा। जामीन जी से पता लगा कि वो शुरुआत से मतलब 1980 में वो स्कूटर में आते थे और अपना बढ़िया मतलब बाइक भी रखी थी उन्होंने, बुलेट रखे आते थे वो उस टाइम पे भी। तो उनके कॉमिक में झलकता, हर एक आर्टिस्ट का जो आर्ट है उन कॉमिक में झलकता है। जैसे शोहेब जी का जो छोटू गंबू है, मुझे लगता है सबसे बढ़िया कैरेक्टर, सबसे अंडररेटेड तो नहीं हुआ। अंडररेटेड तो एक बड़ा कॉमन वर्ड है, अंडररेटेड नहीं है छोटू गंबू, काफी लोग पता गया अब। छोटू गंबू के जैसा कैरेक्टर शायद ही किसी और कॉमिक में या कहीं और होगा, जो इट इज विद लाइक दे लिव अ लाइफ ऑफ द मोस्ट कॉमन पर्सन यू कैन फाइंड देयर। वो उन्होंने मोस्ट रिलेटेबल, मतलब बहुत रिलेटेबल है। मतलब आप शायद 7 अच्छा उनके साथ ये भी अच्छा था शोएब जी के साथ कि वो वक्त के अनुसार कॉमिक बनाते थे। अभी मुझे किसी ने एक दो बार ऐसा कहा कि फेसबुक पे कि भाई ये कॉमिक मनोज चित्रकथा की बारी बात चल रही थी, तो एक शख्स है उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही बकवास कॉमिक है मनोज चित्रकथा। उन्होंने रिपीट पढ़ा था अभी, तो उन्होंने कहा बहुत बकवास कॉमिक है। ठीक है, बात एक चश्मा है, कहीं कहीं वो इमरान अंसारी भाई तो नहीं है? नहीं इमरान अंसारी नहीं है, डॉक्टर साहब है एक। अच्छा। थोड़े रिव्यू करते हैं वो कॉमिक्स। ओके लेट इट इग्नोर। तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने उनको ये कहा कि चश्मा जो है वो उस समय का पहनना चाहिए जबकि वो कॉमिक है। बिल्कुल। अगर आप राम रहीम पढ़ रहे हैं 1980 की, तो तब बच्चों के हाथ काट के, वो शायद कॉमिक उसी बारे में थी कि वो बच्चों के हाथ काट के भीख मंगवाते हैं, तो उसका मुझे कॉमिक का नाम भी याद नहीं आ रहा है। आई थिंक देश के दुश्मन। मैं कल ही पढ़ रहा था, कल रात ही में मनोज चित्रकथा पढ़ रहा था मैंने। ये थर्ड है, सीक्रेट एजेंट राम रहीम, हाफ पैंट में है दोनों, और यम के बेटे और इस तरह से। तो मैंने कहा कि हर एक जो आर्ट फॉर्म है या जो कॉमिक फॉर्म है वो उस समय के काल को दर्शाती है। बिल्कुल। It is the time where it is you cannot relate it to a now one, right? But the problems that they were facing at that time, अब वो नहीं है ना यार। अब वैसा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आप जनरल ट्रेन अब नहीं रही है, कम हो गई हैं, थोड़ी संपन्नता, अब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कहेंगे तो वैसे नहीं रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कॉमिक बेकार थी। कॉमिक अपने समय के हिसाब से एक अच्छा कॉमिक रही थी। अब चश्मा आपको चेंज करके पुराने चश्मे को देखना पड़ेगा। अगर ऐसे तो मैं भी आज पढ़ूंगा, तो वो मैंने अभी मजाक में, बट मैंने देखा कि आर्ट बहुत अच्छा नहीं रहा होगा शायद। तो हमें अब लगता है कुछ हंसी भी आती है कि यार कैसा आर्ट पढ़ते थे हम। बट ये है कि क्योंकि हम उस टाइम जी रहे थे और हमें इतना फिक्र नहीं था कि कौन कैसा बना रहा है, हमें स्टोरी अच्छी होगी हमने पढ़ ली। हमें ये नहीं था कि ये फैंटम की कॉपी है या ये मैंड्रे कॉपी है, किसी कॉपी है, हमें अच्छा लगा हमने पढ़ लिया। हम उतने जजमेंटल नहीं थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। फेसबुक पे वो जजमेंटल हो गया तो वो खैर दूसरी बात है। बट यू कैन नॉट रिव्यू अ कॉमिक विदाउट गोइंग टू द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दैट कॉमिक। बिल्कुल। आई थिंक ये
करेक्ट। ये आई थिंक वो जो होता है ना कि इट्स अ आर्टिफैक्ट, मतलब है ना, तो वो अपने साथ अपना एक हिस्ट्री लेके चलता है और वो आपको समझने की जरूरत है, तब आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे उस चीज को। तभी जो कर पाएंगे। अब हम्म। 70s की मूवीज शायद आप अब जो तभी कर पाएंगे जब आप उस टाइम के साथ रिलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। और आप एक ये भी होता है ना, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि उस टाइम पे राइटर क्या सोच रहा होगा, और यही एक वो सोच बहुत है जो होनी इंटरेस्टिंग चाहिए। लगता है। हाँ तो और बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, बट बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार हम तो अभी छोटे हैं, हम कैसे पढ़ें। उसके मैं रामीन खान का एग्जांपल देता हूँ सबको। रामीन खान इज इन हिज 30s, ठीक है, और ही वाज अ 90s किड। उनके टाइम पे आरसी जैसे शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा शिद्दत से मधु मुस्कान, पुरानी गोटपोट, उनके पास 1960s की गोटपोट भी है। ओह वाओ, बाप रे। 1972 का चार चौधरी पहला जो आया था उनके पास है। तो ढूंढने वाला गगन हो तो वो ढूंढ लेता है और पढ़ लेता है। तो उन्होंने वो सारा ढूंढ के लेके रखा है। तो है मतलब एक, इफ यू हैव दैट थिंग कि भैया मुझे जुनून है, और जुनून सिर्फ इसके नहीं कि नॉस्टैल्जिया है, बिल्कुल उनको जानना है कि इसके पीछे क्या मंशा रही, क्यों बनाया इसने ऐसा ना, तो वो एक स्टोरी या एक मूवी की तरह बन जाती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या क्या जगह होगा। इसीलिए मुझे आलोक भाई का चित्रकथा जो डॉक्यूमेंट्री, उसका बहुत इंतजार है। वो मैंने पूरा आपको का पॉडकास्ट देखा ये कि मुझे लगा था वो कहेंगे कि पॉडकास्ट आ रहा है, बट उन्होंने कही थी यही कि लोग नहीं है, अगर वो रिलीज कर, देयर आर नो पीपल हु कैन सी दिस। तो वो नहीं, बट वही है कि हम लोगों को भी इंतजार है, और ये यही है कि बाकी लोगों तक पहुंचे जहां, मतलब जिनको पता नहीं है, राइट, क्योंकि ये तो श्रिंक ही होती जा रही है ना कम्युनिटी, जैसा हमने बोला, इट इज श्रिंकिंग डे बाय डे। तो जैसे आपने जो इतनी सारी चीजें बताई आज, इतने सारे आर्टिस्ट के बारे में बताया, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, शायद कुछ लोगों को सिर्फ नाम पता होंगे, बट इतना रिच हिस्ट्री अपना कॉमिक का इंडिया में। कॉमिक इज एज इंटरेस्टिंग एज द कॉमिक इटसेल्फ। मुझे अब ये लगने लगा, पहले मैं सिर्फ कॉमिक पढ़ता था कि चलो यार मेरे गूगल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ओह अब ठीक है? नहीं आपकी आ रही है। अंशुल भाई भी कुछ कह रहे थे लेकिन नहीं आ रही आपकी आवाज। ओके, यू कैन रिकनेक्ट आई थिंक अंशुल भाई। हाँ रोहित भाई, यू कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब बैक स्टोरी जो है एक कॉमिक का, वो बनता, अब जैसे मनु है, तो मनु की कॉमिक्स को अगर मैं ऐसे देखूं कि यार उनको मैं फ्रेगमेंट करके देखूं क्या बनाया उन्होंने, तो मुझे समझ नहीं आएगी। लेकिन जब मनु को मैं डोगा के साथ देखता हूँ, तो कि वो मास्टरपीस जो उन्होंने बनाया है वो शायद दोबारा कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टोरी और कॉम्बिनेशन उस टाइम के हिसाब से, या जैसे भी कहेंगे आप उसको, इतना क्लासिक बना था कि उसको यू कैन नॉट रिक्रिएट। वो बात हो जाती है। बहुत सारे लोग अब इसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे रिक्रिएट नहीं हो पाया। चार चौधरी प्राण साहब का बेटे लेके आए हैं, निखिल प्राण, इज नॉट एबल टू रिक्रिएट दैट मैजिक दैट चार चौधरी। आई थिंक चाचा चौधरी के रीप्रिंट्स ज्यादा बिक जाएंगे उसकी नई कॉमिक से, तो क्योंकि नहीं लोग हाँ उनके। और वैसे भी एक और बात जो बड़ी हुई है वो ये है कि मैंने बहुत सारे कॉमिक के आर्टिकल्स पढ़े हैं। जनरल नॉलेज अबाउट कॉमिक इज लिमिटेड ओनली टिल आई थिंक राज, और उसके पीछे थोड़ा बहुत इंद्रजाल जानते हैं लोग, इंद्रजाल थोड़ा बहुत जानते हैं, इवन जर्नलिस्ट, और थोड़ा बहुत कोई जानता होगा तो वो आपका इसको जानता होगा, किसकी बात करता मैं, एक और हाँ, तो थोड़ा बहुत चंपक और इनकी बात जानता होगा। लेकिन जो कोर कॉमिक्स हैं जिनके अंदर से इवॉल्व हुए सारे आर्टिस्ट, वो दो ही कॉमिक्स हैं, लोटपोट और दीवाना। लोटपोट और दीवाना वर द फाउंडिंग कॉमिक्स फ्रॉम वेयर ईच एंड एवरी legendary artist has come. Jagdish Bharati started his work with Lotpot. Jagdish Bharati is an amazing guy. Jagdish Bharati के ऊपर तो जो कहा जाए वो कम है। उन्होंने मधु मुस्कान के लिए कम से कम 10 से 12 सेपरेट कैरेक्टर्स बनाए हैं, 10 से 12, जिनमें भूतनाथ एक भूत है, कैस्पर से इंस्पायर्ड है, ठीक है, उसमें पोपट चौपट है, सुस्तराम चुस्तराम है, उसके अंदर भरत कुमार है, एंड देवर
लाइक चॉक एंड चीज, पॉपट पॉपट एकदम कॉमेडी प्योर, लाइक गरीब किस्म के कैरेक्टर्स थे, और भरत कुमार एकदम साइंस फिक्शन कैरेक्टर, दोनों जगदीश भारती जी के ही बनाए हुए, आर्ट के अंदर डिफरेंस। उसके बाद उन्होंने मनोज में काम किया, और मनोज में उन्होंने कुछ कॉमिक जैसे कि 3 जासूस करके उनकी कॉमिक आई थी, वो उन्होंने निकाली। फिर राज के काम किया, जासूस टोपीचंद बनाया उन्होंने, जो जासूस टोपीचंद वाज मोर ऑफ उनका एक कॉमिक था जासूस चक्रम, और उससे कुत्ता था एक, तो उसी को उन्होंने फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करी। तो जगदीश भारती जी तो खैर आजकल पूना में, पहले पूना में थे, अभी आजकल रहते हैं वो ऋषिकेश में रह रहे हैं आजकल। सारे के सारे उत्तराखंड जा रहे हैं आर्टिस्ट। मैं उत्तराखंड से ही हूँ एक्चुअली। मैं उत्तराखंड से बाहर आ गया हूँ। अरे और वाह, आपने आई थिंक एक और आर्टिस्ट बोला ना जो मसूरी में थे, हरीशम सुदन जी, हरीशम सुदन, डैडी जी के। सुदन जी, और ये ऋषिकेश में, तो ये देहरादून से इट्स लाइक 30 मिनट मेरे घर से। हाँ, दोनों लोकेशन। और पूना में मैं गया था मिलने, तो मिल नहीं पाया मैं, लेकिन पूना में थे वो ओशो आश्रम में। और उनके कॉमिक्स में भी, कुछ कॉमिक में डालूंगा अभी, उन्होंने अपने कॉमिक में भी ओशो पूना वाले बाबा का एक छोटा सा हिंट दिया है। वो खुद अपने आप को डिपिक्ट करते हैं, वो मागा पहन के पहुंच जाते हैं वो, और उनका नाम लोगों ने पूना वाले बाबा की कसम करके रखा होता है। तो आई बहुत थिंक ये देखा है मैंने कहीं, किसी तो इन्हीं के आर्टिकल्स में था। वो हाँ। लाल कमीज वो देते हैं किसी Yes, को, और yes, वो yes, सांड yes. आता है और खुद भी सांड से पिट जाते हैं, ऐसा हाँ, वही होता है, कॉमिक। right? आपकी भी बहुत मेमोरी शार्प है सर। नहीं वही सर, आपके comic। लिए कुछ रिसर्च करके तो आएंगे। इतनी तो हम कहेंगे ही रे। थैंक यू। तो रोहित भाई, मेरा एक मतलब सेकंड लास्ट हम्म। क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है मेरे पास कि ये सब तो आर्टिस्ट के बारे में आपने इतना कुछ बताया, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं क्या जिनके बारे में आप अभी भी डिग इन कर रहे हो और आप जानना चाहते हो बट अवेलेबल नहीं है देखिए चीजें? सर, मुझे जानना है 2 आर्टिस्ट के बारे में। एक भारत नेगी साहब के बारे में, उनका मैं ज्यादा काम नहीं देख पाया हूँ, मुझे सिविल पे कोई दीवाना नहीं मिल गई है, कुछ है दीवाना है बस, ज्यादा नहीं है। उनका काम बहुत अच्छा रहा है। दूसरा, चंदा मामा के एक आर्टिस्ट रहे थे जिन्होंने 50-60 साल तक काम किया। चंदा मामा वो थे शंकर, जिन्होंने उनके विक्रम वेताल को बनाया है। अच्छा। उनके बारे में मुझे अभी और रिसर्च करना ताकि उनके भी आर्टिकल बना सकूं प्रॉपर, तो उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ कि कहाँ से मुझे उनके बारे में और जानकारी मिलेगी। बट हाँ, ये 2-3 आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। चंदा मामा का विक्रम बेताल वो लीजेंडरी, मतलब वो लेजेंडरी, बिल्कुल खतरनाक था। अच्छा। बहुत खतरनाक था। और मतलब बचपन में अगर आप उसे खोल के देखो तो आपको कभी कभी रात को डर भी होता था कि यार ये क्या चीज है, कैसा बनाया हुआ है, खोपड़ी बनी हुई है, ऐसे गटक पीछे लटका हुआ है, और उल्टा भूत जैसा बनाते थे वो। बहुत ही बेहतरीन था वो, और उनकी कहानी इतनी अच्छी होती थी कि मतलब ग्राफिक था वो, एक छोटा ग्राफिक था, पूरी कहानी होती थी, लेकिन वो अमेजिंग था। और कुछ पब्लिकेशन है बहुत छोटी छोटी रही हैं, जैसे चित्र कथा में चॉकलेट आती, चॉकलेट से 11 आई है। तो उसमें अनुपम सिन्हा जी ने कपल बनाया था, एक प्राइवेट डिटेक्टिव कपल। उसकी आखिरी कहानी का एंड उन्होंने अभी तक नहीं किया है। उसकी जो आखिरी होता नशे का रहस्य, उसका जो आखिरी पार्ट है, मेरे पास अगर होगा तो उसका स्क्रीनशॉट डालता हूँ एक। तो उसका एक आखिरी पेज में कर्मश, और कर्मश लिखने के बाद उसका आगे का जो था बंद हो गया। चॉकलेट आए नहीं, चॉकलेट टोटल 11 अंक है चॉकलेट कॉमिक के, जिसमें से कुछ कहानियां बन के निकली थी कपिल की। उस आखिरी कहानी का अंत आज तक नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछा कपिल अनुपम सर से तो कहानी कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, और लेकिन उनको पकड़ना पड़ेगा एक बारी उस कहानी को एंड। उसमें पहली बारी लेजर आई से मारने का एक वो था, उसमें जो विवेक होता है वो अपनी लेजर मारता है, क्योंकि बाद में उन्होंने शायद ग्रैंड मास्टर और उसमें एक सांप वाला भी है, और ऐसा बहुत कुछ है। कपिल इज वन ऑफ द वंडरफुलेस्ट कैरेक्टर्स अनुपम सिन्हा क्रिएटेड। आई थिंक बाकी लोग भी अग्री करेंगे। रिसेंटली आई थिंक ये लोग भी फैन बन गए हैं कपिल के। मैंने पढ़ना बाकी अभी वो, आई थिंक उसकी पीडीएफ मुझे कहीं से मिली थी, बट जिनसे भी सुनता हूँ काफी अच्छा फीडबैक रहता है। मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें उसकी चॉकलेट की सारी कहानियां हैं। वो मैंने एक पीडीएफ बनाई थी, चॉकलेट की सारी कहानियों को मैंने स्कैन थे मेरे पास, तो मैंने उनके स्कैन में से कहानी बना के एक पीडीएफ बनाई थी।
तो वो पीडीएफ मैंने, अगर नहीं है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा आप चारों लोगों के साथ। वो पीडीएफ में चौकड़ी पूरी कहानी है। अंशुल भाई के पास है ना कपिल का एक्शन फिगर? हाँ मेरे पास यही हाँ, है, इनके पास अरे एक्शन वाह, फिगर। दिखाइए दिखाइए एक्शन फिगर्स के बारे में। मुझे तो मेरा तो बहुत क्वेश्चन आंसर हो गया, मैं आपको तो कुछ पूछना चाहूंगा। अरे वाह, ये जीत भाई ने बनाया है। गजब है ना। माय डॉटर इज आल्सो वाचिंग। ओके। मतलब That's मेरा amazing. रेस्ट मतलब नॉन आरसी पब्लिकेशन में इंटरेस्ट ही कपिल से आया कि मैंने बोले कि यार एक पूरी दुनिया मुझे पता ही नहीं है, राइट? तो देन फिर मैं लाइक मॉडर्न भी देखने लगा और फिर मैं मतलब कपिल वाज लाइक कि वाओ, It's amazing. It was a very simple guy with no superpowers, nothing. वैसे बहुत कम बनाए हैं उन्होंने, बाद में ध्रुव शायद उन्होंने वैसा बनाया, बट ध्रुव के पास बहुत सारे गैजेट्स में। हाँ, कपिल हैड नो गैजेट। कपिल के अंदर वो ध्रुव की फीलिंग, मतलब वो ध्रुव के इनिशियल ईयर्स, मतलब ध्रुव का कॉन्सेप्ट कहाँ से है वो हमें कपिल में दिखता है कि मतलब वो ही वाज द फाउंडेशन फॉर ध्रुव। नहीं, और उस पे सर ने ना लाइक कि काफी मतलब आर्ट वर्क और पर्सपेक्टिव भी दिखे हैं कि मतलब एक कोई कहानी थी जिसमें कैमरा घर के 4 जगहों पे लगा है तो कैमरे के भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव लगे हुए हैं। एक रेगिस्तान में लोग जा रहे हैं तो जो बोल रहा है उसका इमेज बना हुआ है। एक शायद वो आई थिंक मतलब वो था ना लाश वाली थी एक कोई कब्र, मम्मी वाली जिसमें हाँ मम्मी बाहर आती है, फिर हाउस के अंदर वो जाता है इजिप्ट जाता है कपिल। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, अमेजिंग स्टोरी था वो। राइट, एक और उनका पूरा का पूरा 32 पेज में कॉमिक आया था, जिसका आधा कॉमिक उसमें था 80 गो की नकली मौत, हाँ हाँ जिसमें अरे वो अमेजिंग कॉमिक था वो, जिसके अंदर वो गो की असली होती है और शूटिंग के अंदर वो मर जाता है आदमी। दैट वाज अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड अमेजिंग स्टोरी। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहते हैं कि कॉपीड हैं चीजें, सब कुछ कॉपीड हो सकता है, लेकिन उसको इंडियनाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एस्टिक्स, चार चौधरी एस्टिक्स से कॉपीड है। इवन इफ इट इज द वे इट इज इंडियनाइज्ड हैज बीन फिनोमिनल। तो ऐसा फिनोमिना कोई नहीं दिखा सकता जो अनुपम सिन्हा जी ने किया कपिल के अंशुल साथ। भाई को दे जाओ फीलिंग आ रही होगी। लेकिन हाँ, भाई अंशुल रोहित भाई मैं एग्जैक्टली यही वर्ड्स कहे उन्होंने हमारे लास्ट जो हमने पॉडकास्ट डाला है कल ही, हाँ, राइट? मतलब मैंने ये इंडियनाइज होना। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज कॉपीड फ्रॉम समवेयर अदर। वो सोर्स ऑफ आइडियाज Of course. वही बेसिक होते हैं, तो फिर आप ऐसे किसी को नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम होती है जब आप फ्रेम बाय फ्रेम या कॉपी करते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। आप कॉन्सेप्ट हाँ, उठा के उसको पूरा चेंज कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और उस जमाने में ना टीवी होता था ना सोशल मीडिया होता था, हमको वो अगर वो आते भी नहीं तो हमको मिलता ही क्या, राइट? इवन बॉलीवुड की बिल्कुल, फिल्म्स जो मैं तो ये कॉपीड कहता हूँ, थी, अगर नहीं उन्होंने बनाया होता तो वी हैड नो आइडिया, राइट? we had no idea। मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, कॉमिक्स हैं, इवन मूवीज हैं जो कॉपीड हैं। शालीमार मूवी धर्मेंद्र की आई थी, वो हो सकता कॉपी हो किसी हॉलीवुड मूवी की, पर शालीमार मूवी इतनी अच्छी बनी थी कि वो आपको नहीं पता आएगा कि कैसे बनी है। इवन हमारे जो एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, मेनी ऑफ देम आर की उनका म्यूजिक कहीं और पे मिलता है, कहीं और पे मिलता है, बट वी नेवर रिकॉल देम। हमें तो वही गाने याद है ना जो हम सुनते हैं। एंड क्योंकि हमारे उनको इंडियनाइज किया गया है, उनकी कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में घुस चुका है कि ये कॉमिक हमारी ही इनग्रेंड है। तो हो सकता है कि जैसे भूतनाथ भारती जी का कैस्पर से इंस्पायर्ड हो, पर वो एक मायापुरी के जंगल में रहता है, वो गरीबों से की तरह बातें करता है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे आप इंस्पायर कर सकते हो, मतलब जिससे आप अटैच कर सकते हो। और पॉपट चौपट में अमेजिंग पॉलिटिकल पॉपट चौपट जो थे, अगर आप मधु मुस्कान पढ़ने का मुझे आप लोगों को पॉपट बहुत पढ़ी है मधु मुस्कान के पॉपट चौपट वाज द मोस्ट पॉलिटिकली एक्टिव, या आप बोलोगे पॉलिटिकली सजेस्टिव थे वो, क्योंकि उनकी हर एक प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं पीछे का बैकग्राउंड होता था 80s का। उसमें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भी दिखाई गई है। भारती जी ने कहीं ना कहीं उसका इमरजेंसी, कभी कुछ भी कोका बैन होगी तो बैन का भी दिखाया था कि यहाँ बैन कोका होगी, तो पॉपट चौपट कहते हैं हम दूध पियेंगे, कोका बैन कर दिए गवर्नमेंट। तो ऐसा अच्छा, और ऐसा करना बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी गवर्नमेंट से पंगा लेना थोड़ा मुश्किल था। बिल्कुल थे। लेकिन मधु मुस्कान और लोटपोट की बात अलग थी। दे वर नॉट ट्रेडिशनल उस सेंस में, कॉमिक्स नहीं होते थे जो हम लोग आज के पढ़ रहे हैं। दोस वर लाइक प्रॉपर मैगजीन सॉर्ट ऑफ, जो बट दे वर ग्राफिकल मैगजीन, अगर कहना चाहो तो वर्ड वो है। हाँ, तो
रोडपोर्ट के अंदर जो स्टार्टिंग के मूट पत्र हैं, अरे जो 69 से लेकर सामाजिक जी 78 तक चले हैं, जिनको भारद्वाज जी ने बनाया है, ठीक है। तो ये 2 भाई थे, अजय भारद्वाज और उनके केपी भारद्वाज जी थे, उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट बनाया था। केपी भारद्वाज, कृपा शंकर भारद्वाज, केपी भारद्वाज, कृपा शंकर भारद्वाज तो उनका नाम, के केपी था, जो भी भारद्वाज थे वो केपी भारद्वाज, मुझे जहां तक पता है वो। तो उन्होंने मोटू पतलू को ऐसा बनाया था, ऐसा ह्यूमर था उसका, कि अगर आप डायमंड का मोटू पतलू वाज टेकन फ्रॉम रोडपोर्ट के कुछ रिप्रिंट्स थे, जितना मोटू पतलू आपको डायमंड में दिखता है, और डायमंड के मैं सजेस्ट करूंगा if you want to read Diamond comics, read only the first 300 comics from 1 to 300 number. They were amazing. The Fogade Singh series, I'm trying if I can get something on that role, but I'm not sure about the publication rights and all. But I'm trying if I can get something on those things. But हाँ, तो फगादे सिंह जो था उस टाइम का इतना एडवांस, मोटू पतलू का जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरह, इतना ह्यूमर, वो कभी दोबारा रिक्रिएट हो नहीं पाया। आज के कॉमिक्स जो है, मैं सारा ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, अब इस पे आ जाऊं मैं, अगर मैं कि नया कॉमिक्स में कौन सा अच्छा है, तो नए कॉमिक्स में मुझे सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी है, और वो है, हो सकता है मैं थोड़ा बायस हूं, बट मुझे लगते हैं, मेरा फेवरेट है इस टाइम, देयर इज अ गाय कॉल्ड गुड्डू। अरे हाँ, गार्बेज बिन फैजल भैया, वो तो मतलब दैट इज आल्सो एवरग्रीन कंटेंट है उनका भी, मतलब वो एवरग्रीन इसलिए क्योंकि वो हम लोगों को एकदम ऐसा आ जाता है कि यार ये तो हुआ है हमारे साथ, अब ये हुआ है हमारे साथ। तो फैजल भाई का जो, हालांकि वो भी इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं जैसा उनको होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रोहित भाई, जब मैं कॉलेज में था ना, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेजेस ऑन फेसबुक, एंड देन सडनली और मेरे दोस्त लोग जो कॉमिक्स भी नहीं पढ़ते थे, वो लोग शेयर करते थे, मतलब रिश्तेदार शेयर करते थे, हाँ, गार्बेज बिन, यस डेफिनेटली। और उसपे मतलब आप 1 लाख 2 लाख शेयर्स रहते थे उन स्ट्रिप्स पे, और सडनली वो पता नहीं अचानक से डिक्लाइन हुआ, फिर अभी ऑलमोस्ट मतलब रीच बहुत कम हो गई है, पता नहीं। बीच में फैजल भाई ने थोड़ा काम कम कर दिया था, उस वजह से उस पेज की विजिबिलिटी कम हो गई, एंड फिर उसके बाद लोग वापस नहीं जुड़े। बट आई थिंक वही जैसे फैजल भाई ने इंटरव्यू में भी, फेवरेट जो आज के कैरेक्टर है वो है गुड्डू। मुझे नहीं पता क्यों उसने गुड्डू को स्टिकर रखे हैं अलमारी के ऊपर, और गुड्डू पढ़ती है वो, मतलब मैंने कहा भाई अभी तुम्हारी एज के नहीं है, बट वो एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था, वो थोड़ा उसको रोकते हैं, बट शी लाइक्स द कांसेप्ट ऑफ a kid playing and लैला, बताओ भाई, गुड्डू मतलब ये हमारे जमाने के डेनिस मेनेस, पिंकी, बिल्लू, सब वो है, वो गुड्डू वही है जो एक टाइम पे बिगू था, जो बिल्कुल सही, हाँ, वही तो बिगू था एक टाइम पे, वो वीडियो गेम खेलता है, वो कॉन्ट्रा खेलता है वो कॉमिक्स पढ़ता है, वो कंचे खेलता है गुड्डू, तो अमेजिंग है वो। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है इतना आगे, बट हाँ, नहीं, आई थिंक उसका एक रीजन मैं बताने वाला, आई थिंक मैंने इंटरव्यू सुना था इनका, फैजल भाई का भी, एक्चुअली एक टाइम के बाद ना आर्टिस्ट खुद जो है ना कला का ही वो बन जाता है बेसिकली, उसको मतलब एज अ जॉब उनको करना पड़ रहा था बाद में, कि उनको निकालने, हाँ, स्टीरियोटाइप भी हो जाता है, और वो भी हो जाता है कि एक ही कंटेंट कब तक निकालोगे, मतलब वैसा। उन्होंने कैल्विन एंड हॉब्स के क्रिएटर का कुछ तो एग्जांपल लिया था, कि उसने भी एक टाइम तक बनाया और उसके बाद उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने बोला कि बेस्ट हो चुका है टाइप। तो फैजल भाई ने उसी लाइन में कुछ आंसर दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट उनका एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू है राज्यसभा टीवी या किसी पे, वो जाकर देखिए आप, काफी उन्होंने अच्छे से बताई है वहां पे चीजें। तो वी आर ऑलमोस्ट 1 hour इनटू द पॉडकास्ट। रोहित भाई, मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन, आपने नई कॉमिक्स के बारे में बता दिया गुड्डू, बट आई वांटेड टू नो मोर ऑन द जो रेगुलर इश्यूज आ रहे हैं, नए पब्लिकेशन है, जैसे बुल्सआई, होलिका, इनमें से कोई जो फैंटेसी वाली। होलिका तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने ड्रैकुला पढ़ा, ड्रैकुला वाज गुड, ठीक है। अब एक बात और हो जाती है कि हम क्योंकि बहुत सारे कॉमिक्स पढ़ लेते हैं पुरानी, तो हम थोड़े बायस हो जाते हैं कि भाई पुराने में ये था, अगर मैं उसको हटा दूं, बायस हटा दूं, तो वो इतना कि दैट ड्रैकुला could have been a little bit more explored. It didn't have the powers that it should have. थोड़ा सा उसको और हिस्ट्री में
एक्सप्लोर करते तो बहुत ही अच्छा होता। मुझे बहुत जल्दी दोनों पार्ट बहुत जल्दी खत्म हो गए, मतलब ड्रैकुला जो एंड में आया, वापस सुदीप भाई अभी जाएंगे रवि भाई पे चढ़ने। बिल्ड अच्छा था, बिल्डअप काफी लंबा हो गया और बिल्डअप के बाद तो थोड़ा सा जल्दी हो गया। मेन छोटा रह गया मेरे को। बाकी ड्रैकुला वाज गुड, बाकी मैंने तो बहुत नहीं, बट इट्स गुड ना कि रोहित भाई ने मेंशन भी किया, तो वही कैरेक्टर किया नए कॉमिक बुक्स में से। तो आई थिंक दुग्गल साहब, जीत भाई, आपको और कुछ सवाल है क्या? मेरा क्वेश्चन था पहले रोहित भाई से। रोहित भाई, आपने मतलब फर्स्टली थैंक्स मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी आप लोगों के आर्टिकल्स होते हैं फेसबुक पे, इट्स लाइक मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ, अगर इंडियन कॉमिक्स की जो हिस्ट्री का आर्काइव कहीं पे कहा जाए ना, वो चितकथा वाला ग्रुप है। मतलब नोवेयर एल्स कल को, मतलब आज से 10-15 साल बाद इफ एनीबडी वांट्स टू फाइंड आउट अबाउट इंडियन कॉमिक्स जो हिस्ट्री है, वी कैन फाइंड इट आउट देयर। मैं भी जब पहली बार गया था, मैंने बोला यार बहुत लंबे लंबे रिसर्च आर्टिकल्स है, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो लाइक इट वाज लाइक कि हाँ ये सब था, जो उसमें 90% चीजें तो हमें मालूम ही नहीं रहती हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे, ओवर द पीरियड यू आपने अपने हिसाब से यू हैव वॉच, आपने पूरी जो इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री की ग्रोथ है, राइट, अप्स एंड डाउन्स है, वो आपने पढ़ा है, आपने उसको समझने की कोशिश की है। तो कमिंग टू करंट इंडियन कॉमिक सिनेरियो, मेरा एक हर आज तक सबसे सारे गेस्ट से यही क्वेश्चन रहा है, हमारे पास आज क्या लैकिंग है, या कि हम नए रीडर्स नहीं ला पा रहे हैं, वही जो 30-35 साल के जो हम लोग 250-2000 लोग हैं वही क्यों पढ़ पा रहे हैं, और जो नए रीडर्स हैं उनको क्यों नहीं हम लोग ये लोग कैप्चर करने में क्या कमी रह जा रही है? पता नहीं, मैं इसका दो मेरे पास कुछ सजेशन है, जो भी कैगेडियन को जैसे मर्जी आप बोलिए, सजेशन है या कुछ है। पहला कि हम लोग बहुत ज्यादा, मैंने अभी जो देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ता नहीं, बट मुझे पूरा नॉलेज है कि नए में क्या क्या आ रहा है। प्रोफेसर शथमा आ गया, बहुत सारे आ गए, एक्सेप्ट गुड्डू and maybe one or two small issues which I can ignore. Everything is based on mythology and science fiction. अच्छा है, बहुत अच्छा है, mythology and science fiction है, but it is becoming a overdose and every comic is a clone of another comic. हर एक कॉमिक दूसरे का काइंड ऑफ क्लोन, मतलब मेरे लिए तो ऐसा, मुझे ऐसा क्यों लगता है, एक और निकल के आया उसमें राज रहमान, जैसे राज रहमान करके हैं एक, तो राज रहमान थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट दिया। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि राज रहमान जैसे को मेन फीचर्ड करें और ये माइथोलॉजी और ये इनको पीछे गाएं, और ऐसे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जिनकी कोई सुपर पावर नहीं है उनको आगे आगे गाओ। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेयर साइंटिफिक नॉलेज, ऑफ बेसिस ऑफ योर ब्रेन दे आर सॉल्विंग केसेस, तो अच्छा है ना, तो उसको गाना पड़ेगा। अग्रेसिव मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि फेसबुक मार्केटिंग कर दिया और चल पड़ा, ठीक है, भरा पड़ा है सिर्फ, हर कोई, मैं जितने भी देखो सब सुपर हीरोज गा रहे हैं, रेडिएंट कॉमिक्स गा रहा है सुपर हीरो, आई थिंक जो भी, और इमेजिनेट का कॉमिक, सब सुपर हीरोज गा रहे हैं भाई, कोई एक नॉर्मल आदमी भी तो गया हो। कपिल सरप्राइजिंग इतना चला था कपिल कि आज लोगों को याद है, ठीक है। राज रहमान जैसे चीजों को और एक्सप्लोर कर सकते हो ना, थोड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि हाँ, विदाउट सुपर पावर व्हाट कैन यू अचीव, इट इज नॉट दैट यू कैन अचीव एनीथिंग विद सुपर पावर। गुड्डू ह्यूमर गा रहा है, विदाउट सुपर पावर है ना, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका राज रहमान आए, अच्छा बनाया उन्होंने बहुत, लेकिन बहुत एक इशू आया, उसके बाद आपने उसको बिल्कुल पिच इन नहीं किया, आप पिच इन कर रहे हैं सिर्फ सुपर पावर्स। तो अब 30-35 वाले लोग भी ना अब बहुत देख चुके हैं सब चीजें, तो वो भी कहते हैं यार ये क्या है, इसमें क्या होगा, हमको गिव देम समथिंग फ्रेश। तो बेसिकली वैरायटी की कमी है जो हमारे गोल्डन एज में हुआ करती थी, लाइक वी हैड ह्यूमर, चाचा चौधरी, लंबू मोटू एंड ऑल दोस, मतलब सुपर हीरोज भी होते थे, कॉमन कैरेक्टर्स भी होते थे, सब कुछ होता था। यू हैव टू टेक अ रिस्क आप ले रहे हो छापने का, तो छापने में रिस्क ले रहे हो, तो कंटेंट में थोड़ा रिस्क ले लो ना। आप जब छाप नहीं रहे हो तो आप हमेशा सिर्फ माइथोलॉजी और बागी इमॉर्टल्स या ऐसी चीजों क्यों जा रहे हो, यू गो इनटू अ लिटिल बिट अ थ्रिलर, कुछ बनाओ, उसको कुछ सस्पेंस बनाओ, ऐसे कुछ करें कुछ तो। इट्स द मोस्ट इजी टास्क, मैं नहीं कहूंगा मैं कुछ क्रिएटिव हूं, बट इट्स इजी टास्क टू टेक अ माइथोलॉजिकल, उसमें सुपर पावर डाल दो, मिक्स बना दो सुपर पावर और माइथोलॉजी का, उसको इमॉर्टल बना दो, चल पड़ा आपका, तब वो नहीं चल जाए, क्योंकि फिर आप कहते हैं हमारा तो उनके साथ, यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स लिटिल बिट ना। उन्होंने सोचा छोटे को बनाया, छोटू गंबू इज इमॉर्टल। आज के टाइम में अगर शोहाब जी होते तो छोटू गंबू को पुराना कितना नहीं गाते, उसको नई चीजों में गाते,
कैनेरियो में गाते, नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में गाते हैं। Even हाँ सर, हम लोग राम रहीम के भी तो मतलब राम रहीम इज लाइक किस जमाने का है, हम लोग अब तक उसकी मतलब उसकी स्टोरीज और उसके आर्ट के हम लोग फैंस है, राइट? कुछ नहीं है, भूत में शुरू के देखी क्या इश्यूज कितने बढ़िया बढ़िया बनाए उन्होंने, ठीक है ना। जरूर वो आखिर में मनोज also went to that zone of in the 90s सुपर हीरो। आरसी का कॉपी करने लगे। एकदम भगवान के वो जटायु और बहुत सारे आ गए थे which I didn't read, but वो थोड़ा मिक्स मैच हो गया था। Keep it simple. Raj Rahman is one of the beautiful examples of how things can move forward. those characters also ना, रिस्क सिर्फ छापने में नहीं देना सर, कंटेंट में रिस्क देना पड़ेगा। रिस्क को देखो तो रिस्क में कंटेंट में नहीं गिरेंगे, रिस्क दे रहे सिर्फ नए कैरेक्टर्स को बनाने में कि इसको मैं किसका मिसमैच कर दूं और एक कैरेक्टर बन जाए नया। यू हैव टू थिंक समथिंग व्हिच इज आल्सो नॉन सुपर ह्यूमन, मेरा तो ये मानना है। शायद बाकी तो यू नेवर नो व्हाट कैन क्लिक, लाइक क्लिक्ड विद अ लॉट ऑफ किड्स, ठीक है। एस्ट्रिक्स इज माय nephew has read all the Asterix, उसने वो पूरा का पूरा 32 का 32 Asterix पढ़ गया उसने इंग्लिश का। अरे वाह। तो वो 14 इयर्स का, वो तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, आप कंटेंट देंगे तो। बोन करके आता है, बोन बी यानी बोन, सुना होगा शायद किसी ने, बोन मेरे नेफ्यू ने पढ़ गया। तो ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, आप उनको इंडियन कंटेंट अच्छा दीजिए, दे विल रीड। अभी भी आ रही है ना, और अच्छा ठीक ठाक कर रहे हैं वो। और अमर चित्रकथा तो यूएस में भी रेडिली अवेलेबल है, उनका मार्केटिंग ऐसा है कि इधर भी वो पुश करते हैं बहुत। मार्केटिंग इज वन थिंग व्हिच वी आल्सो हैव टू इंप्रूव। मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक नहीं है, थोड़ा सा अवेलेबिलिटी। एक और गेम है जो अमर चित्रकथा करते हैं कि वो हर बुक शॉप पे हैं। क्रॉसवर्ड देखिए आप, बेंगलोर की कोई भी बुक देखिए, बुक स्टोर के आपको कुछ और मिलेगा, यू विल गेट अमर चित्रकथा इन एवरी बुक स्टोर इन बेंगलोर, एटलीस्ट चेन्नई के, बेंगलोर, दिल्ली के बुक स्टोरों में है अमर चित्रकथा। और उन्होंने अपने आप को मार्केट किया एज अ कल्चर ट्रेडिशन, तो लोगों को लगता है कि अपने बच्चों को कल्चर या ट्रेडिशन से जोड़ना है तो यू हैव टू गो थ्रू एसी के, तो वही है। सो सेम यू हैव टू गेट दैट, इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस थिंग यू हैव टू थिंक लाइक अ कॉमन मैन। वो कॉमन मैन वाला गेम खत्म हो गया बस, दैट इज व्हाट माय लास्ट वर्ड इज। कॉमन मैन गेम हैज व्हिच इज नॉट गुड। कॉमन मैन को उठाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित भाई, आप राज रहमान की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो आपके लिए ये जीत भाई के बनाए हुए राज रहमान भी दिखा देता हूँ। अरे सर हमारे जीत भाई हिडन टैलेंट है बहुत बड़े। I will send you a photograph of this. जीत भाई, for you. I will send you a photograph, a good scanned photo of this star. Just try if you can do something with this star. I will send you a scanned copy of this. Sure. तो अब देखिए आप क्या बना पाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा ये एक्शन फिगर। ओके, तो जीत भाई आपका कुछ सवाल है? आई थिंक then I'll hand it over to Rohit bhai. He had some questions, I think. No. All of you guys. तो मैंने यही कहा ना कि मैं जब भी रोहित भाई या हिमेंद्र भाई का पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी टाइम की लाइब्रेरी में पहुंच गया हूँ। क्योंकि मैं जब था ना, देखो कॉमिक्स ओन करने से पहले ना पढ़ना शुरू हुआ था। और वो जब आप जब सरकारी लाइब्रेरीज में जाओगे उस टाइम के में, बिल्कुल मतलब आपके आधे में कवर्स नहीं होंगे, बट आपको जो मिल गया आप पढ़ लोगे, ठीक है। आपके पास एक फटी सी कार्ड होगी, उसमें आप चेक इन चेकआउट कराओगे, ठीक है। और वहां पे लाइन पे लगे हुए भी आप पढ़ रहे होगे। पराग, लोटपोट, ये सारी चीजें ना, मेरे को आधे से ज्यादा के कवर्स भी नहीं मालूम है, बट मुझे कंटेंट याद है। जैसे अभी इन्होंने ड्रैकुला बालक डाला था, वो जो चूहा खा रहा है, मुझे याद है। और मैं सरप्राइज था कि ऐसी कोई कॉमिक भी आई हुई है। मतलब मैं बोला ये कैसी किताब है। मतलब आप इमेजिन करो, उस टाइम में एक चूहा मुंह में डाल रहा है, बच्चा खा रहा है। एंड आई जस्ट गॉट वो मतलब अभय भाई ने, उमा कार्टून ने रीप्रिंट करा वो लंबू मोटू वाला ड्रैकुला। एंड इफ यू रीड थ्रू इट ना, काफी एडवांस्ड है। मतलब आप सोचोगे डायमंड में क्या प्रिंट हो गया है। वो आपकी सोचिए काफी गौरी है, जैसे आजकल ये किल बिल टाइप की मूवी होती हैं, उस टाइम के साथ बहुत गौरी था। बच्चे के टुकड़े रखे हुए हैं, बच्चे के लास्ट मतलब टुकड़े रखे हुए हैं, मुर्गे को कच्चा खा रहा है, ऐसा घोड़े का खून पी रहा है। So this all brings a lot of, as a kid you were scared. उसमें लिखा होता था कि जो बच्चे दोपहर को घूमते हैं गलियों में उनको ड्रैकुला पकड़ता है। It was written in that comic. बहुत हो सकते थे कि बच्चे
ये भी एक छोटी चीज बताता हूँ कि बहुत सारी चीजों में होता था कि बहुत सारे लोग उस टाइम फैन में थे, तो मधु मुस्कान, दीवाना and Roadport, they always had a front page. In the front page, they had questions or like feedback from the readers. फ्रंट पेज पे, जो आज की डेट में कोई पब्लिशर नहीं सोच सकता, दे यूज्ड टू पुट इट फ्रंट पेज पे। ये कहानी अच्छी है कि मुझे कोई कहता था मुझे ये आपका पपट चौपट मजा नहीं आया, तो उसका इतना था वो कि हम संशोधन करेंगे इसमें। पीपल यूज्ड टू बी सो फिनिक अबाउट इट एंड दे आल्सो यूज्ड टू बी वेरी इंटरेक्टिव विद पीपल। Nowadays तो फेसबुक पे लोग गड़ पाते हैं। एक और क्वेश्चन होता था, लोग मतलब जो कैरेक्टर्स होते थे उनको लेके बहुत बच्चे ना, हम लोग बहुत वो मासूम से सवाल होते थे, उनको भी वो लोग फीचर करते थे कि ये ऐसा क्यों नहीं करता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। And this could be great asset if these guys could do it. If these guys could do it, this would be a great thing. But I don't think anybody would be that open. Green page तक आता था उनका राजकॉम। There has to be open interaction. अगर ये नए पब्लिशर्स भी ऐसा कर रहे हैं तो कितना अच्छा रहेगा कि फ्रंट पेज पे उन्होंने फ्रंट मतलब कवर खोगा, पहले पेज पे उनका एक आता था फीडबैक। सहारनपुर से ये शर्मा और कानपुर से इनका नाम, इस तरह से नाम अलग नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत सारे इस तरह। कितना राइटर को पेज नहीं दे रहे, फैंस को कहाँ से दे दें? बस नहीं, बट मेरा की टेक अवे इस पॉडकास्ट से है कि अगर रोहित भाई जैसे इतना मतलब जो प्रोमिनेंटली राइट करते हैं, वो 2014 में कॉमिक्स में जुड़कर इस तरीके से कर सकते हैं, तो मतलब आज भी ऐसे काफी सारे मतलब कॉमिक फैन होंगे, मतलब जो 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 इंटरेस्टेड है बट मे भी हिचकिचा रहे हैं। मेरा तो मतलब वी होप कि उन लोग भी ज्वाइन करें, तभी ये कम्युनिटी आगे थोड़ी बढ़ेगी। और हम कोशिश करेंगे चित्रकथा और WDC के माध्यम से हम और खूब सारा कंटेंट ऐसा डालेंगे जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल नाउ लाइकिंग अ लॉट ऑफ माय कंटेंट, लाइक इवन न्यू एज किड्स, लाइक 90s वाले भी हैं और उसमें 70s वाले भी हैं जो 70 बता हुए थे। एक दो सुधीर भाई के उन पे एक 70s की लेडी, उन्होंने कमेंट किया कि मैं ये पढ़ती थी अपने बचपन में। She was born in 70s, starting 70s. तो लोग हर तरह के हैं। We just have to get them together with our articles, with our knowledge. So मैं चाहता हूँ कि ऐसा शेयर सब लोग करें, कंटेंट क्वालिटी हो तो मजा आ जाए। चित्रकथा की तरह हम WDC को भी ऐसा एकदम बना दें कि भाई लोग कहें यार ये दो जो ग्रुप्स हैं, इन दो ग्रुप्स में एकदम तबाही है हिंदी कॉमिक्स के बारे में। तो रोहित भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो जनरली हम जब पॉडकास्ट खत्म होता है तो अपने गेस्ट से पूछते हैं कुछ फीडबैक है, और अगर आपने हमारे पॉडकास्ट देखे हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका कुछ फीडबैक है हमारे लिए, तो आप बताइए। आपके कुछ सवाल हैं तो आप बताइए हमारे लिए, एंड देन वी कैन रैप अप द पॉडकास्ट। अरे बहुत आप लोगों का साथ मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई वाज रियली हैप्पी टू हैव अ पॉडकास्ट लाइक दिस, and this is the first time that I have come in a podcast, and to be very frank, I've seen a lot of your podcast और मुझे लगा कि इस तरह के पॉडकास्ट और भी होने चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो कॉमिक्स को एज अ मीडियम प्रमोट करते हैं, क्योंकि वही बात है कि हाँ थोड़ा डरते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं दैट इज अमेजिंग। आई वांट यू गाइस टू कीप इट अप, दिस इज अमेजिंग वर्क। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट गाइस। यस, सो ऑडियंस को भी बोलते हैं कि आई थिंक कुछ सवाल तो नहीं, आई थिंक वी हैव आस्क्ड एवरीथिंग, एंड आई थिंक एक अलग से और पॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो नॉलेज है उसको एक पॉडकास्ट में समेटना मुश्किल है। तो आई थिंक मे बी किसी कैरेक्टर के ऊपर या फिर किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट के ऊपर कभी कुछ हमारे दिमाग में आएगा तो आपको जरूर बुलाएंगे, जरूर ऐसे करेंगे। और हम हेमंत भाई और रमीन खान भाई के साथ ऐसा एक पैनल टाइप बना के डिस्कशन ऑन द स्पॉट। आप कन्विंस करो हेमेंद्र भाई को। अरे हम लोग इट विल बी अमेजिंग, इट विल बी अमेजिंग, राइट? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। उनके पास इतना, उनके पास आलोक भाई, हेमंत भाई के पास इतना कंटेंट है कि आप लोगों के साथ घंटों घंटों पॉडकास्टिंग हो सकती है। वी आर रेडी टू लिसन, हम लोग तो भूखे हैं इस नॉलेज के। यस यस। तो ऑडियंस से भी दरख्वास्त है कि जाकर चेकआउट करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, चित्रकथा वाला ग्रुप और WDC ग्रुप, जहाँ पे ये सब अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, आपका ज्ञानवर्धन होगा।
और साथ ही इस पॉडकास्ट को भी शेयर करें, क्योंकि आजकल आई थिंक ऑडियो विजुअल माध्यम से लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। तो क्लिप्स जहाँ पे आपको जो पसंद आ रही है वो कट करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं ये सब चीज़ों के बारे में। आज भी बात होती है, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और स्पेशल गेस्ट और कॉमिक्स के ऊपर बातें हम लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। Thanks. बाय Thanks a lot. Bye. Thank you. Bye. Bye. 1 2 3 स्टार्ट।